आज हम स्टार्ट करते हैं डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म। डिसोल्यूशन पर अब एंड में हम सीखने जा रहे हैं, भाई हमने सब कुछ सीख लिया पार्टनरशिप के बारे में, हमारी इच्छा खत्म हो गई इस पार्टनरशिप में, हमें पार्टनरशिप बंद करनी है। तो पार्टनरशिप बंद कैसे की जाएगी, किस तरीके से अपने बिजनेस को हमने बंद करना है, पार्टनरशिप बिजनेस को, वो अब हमने इस चैप्टर के अंदर सीखना है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ का जो मतलब है, डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? टर्मिनेशन, वाइंडिंग अप, क्लोज डाउन। किस चीज का क्लोज डाउन? द पार्टनरशिप फर्म। आप ये नहीं बोलेंगे डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप, क्योंकि जो अब तक आप पढ़ते आए हैं ना, जहां पर रिश्ते बदले हैं, जहां पर चेंज हुआ है आपस में, उनके रिलेशनशिप्स में चेंज हुआ है, वो था डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। अब तक आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप पढ़ रहे थे, जैसे आपने रिकॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फर्म बोला था। ठीक है, वो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप था जहां पे एक पार्टनरशिप एग्रीमेंट खत्म हुआ और दूसरा एग्रीमेंट स्टार्ट हुआ। लेकिन अब हम पढ़ने जा रहे हैं डिसोल्यूशन ऑफ फर्म या डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, हमारी फर्म ही बंद होने जा रही है। ठीक है, तो डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? पार्टनरशिप फर्म का मतलब क्या है? सबसे पहले तो जो बिजनेस है फर्म का वो क्लोज हो जाएगा। ठीक है, दूसरा जो इकोनॉमिक रिलेशनशिप है पार्टनर्स के बीच में वो खत्म हो जाएगा। अब इकोनॉमिक रिलेशनशिप का मतलब क्या है? कि उनके बीच में जो लेन देन चल रहा था ना, लेन देन क्यों चल रहा था? क्योंकि वो आपस में काम कर रहे थे एक दूसरे के साथ, बीच में खत्म हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि बिजनेस ही खत्म होने जा रहा है। जब बिजनेस खत्म तो लेन देन की सारी चीजें भी खत्म। ठीक है, उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप तो है ही, जब फर्म ही बंद हो गई तो पार्टनरशिप एग्रीमेंट भी खत्म हो चुका है। ठीक है, अब ये डिसोल्यूशन होता कैसे है, कौन कौन से तरीके से आप डिसोल्यूशन कर सकते हो? पहले तो भैया म्यूचुअल एग्रीमेंट से, आपसे बिना किसी लड़ाई झगड़े के आपस में बातचीत कर ली हमने, म्यूचुअली एग्री किया हुआ था कि इतने टाइम बाद बंद कर देंगे या अब हम बंद कर देते हैं बिजनेस, तो आपसी सहमति से, विद द कंसेंट ऑफ ऑल द पार्टनर्स, सभी पार्टनर की सहमति से हम बिजनेस को बंद कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा जब कंपल्सरी डिसोल्यूशन करना पड़ जाए। कंपल्सरी डिसोल्यूशन का मतलब क्या है? कि सपोज करो सारे पार्टनर इंसॉल्वेंट हो गए, सबका दिवालिया निकल गया, अब भाई सारे इंसॉल्वेंट हो गए तो बिजनेस चला के करोगे क्या? बंद करो, कंपल्सरी बंद करना पड़ेगा आपको। जब बिजनेस करते थे, गवर्नमेंट ने उस बिजनेस को अनलॉफुल कह दिया है। अब ऐसा कैसे? आपको पता है गुजरात में जो अल्कोहल है वो बैन है, गुजरात में, बिहार में बहुत टाइम से बैन है ये, पर पहले तो नहीं थी ना बैन। यहाँ हमारे दिल्ली में तो हम कहते हैं हाँ आओ और पियो और जाओ। ठीक है, तो जब ये बैन नहीं थी, आप अभी अपना बिजनेस चला रहे थे, आपका अल्कोहल, आपके लिकर शॉप थी, आप चला रहे थे, पार्टनरशिप में चल रही थी वो शॉप, बट अचानक से गवर्नमेंट पॉलिसी आई, गवर्नमेंट ने कहा कि अब इस पर्टिकुलर स्टेट में अब लिकर बैन है। अब जब लिकर बैन हो गई है तो आपका बिजनेस ऑटोमेटिकली क्या हो गया? अनलॉफुल हो गया। तो जब अनलॉफुल हो गया तो आपको क्या करना पड़ेगा? उसको डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद बाय नोटिस। क्या होता है कि कई बार हम नोटिस जारी करके, यानी कि एक नोटिस देकर अपनी इंटेंशन बता देते हैं कि अब हमें इस बिजनेस को आगे कंटिन्यू नहीं करना, हमारी इच्छा नहीं है इस बिजनेस को और आगे चलाने की, तो इस बिजनेस को हम क्या कर देते हैं? बंद ही कर देते हैं। तो एक नोटिस जारी करके भी ये काम किया जा सकता है। ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट। अब ऑन द हैपनिंग ऑफ एन इवेंट की मैं बात करूं तो कुछ ऐसे इवेंट हैं, अगर वो इवेंट हो गए तो भी आपकी फर्म डिसॉल्व हो जाएगी। कौन सा? आपने एक टाइम पीरियड सोचा था कि यार हम अपनी ना पार्टनरशिप 4 साल के लिए चलाएंगे, 5 साल के लिए चलाएंगे, वो 4 साल 5 साल पूरे हो गए, बिजनेस बंद कर देंगे। ऑन द कंप्लीशन ऑफ अ वेंचर, यानी कि एक प्रोजेक्ट, आपने कहा था कि ये जो ब्रिज बनेगा ना, जैसे ही ये ब्रिज बनना कंप्लीट हो जाएगा, यानी कि जैसे ही ब्रिज बन जाएगा हमारी पार्टनरशिप डिसॉल्व हो जाएगी। कहते हैं डेथ ऑफ अ पार्टनर के केसेस में भी पार्टनरशिप फर्म हमारी क्या होती है? बंद हो जाती है। ठीक है, तो डेथ ऑफ अ पार्टनर भी हमारा एक केस है जहां पर फर्म बंद हो सकती है। एजुकेशन ऑफ पार्टनर एज इंसॉल्वेंट। एजुकेशन का मतलब क्या होता है? कि जब आपका केस कोर्ट में पेंडिंग है, मतलब आप इंसॉल्वेंट हो या नहीं हो, इसका डिक्लेरेशन नहीं हुआ, अभी डिक्लेरेशन पेंडिंग है, तो पेंडिंग होने के टाइम पे भी डिसोल्यूशन हो सकता है। भाई जैसे डिक्लेरेशन होगा डिसॉल्व हो जाएगी फर्म। ठीक है, तो जब जो आपका जो केस है वो पेंडिंग होता है, जिसके ऊपर हियरिंग चल रही होती है अभी भी, तो उस केस में भी डिसोल्यूशन किया जा सकता है। ठीक है, सो ये हमारे कोर्ट भी आपके फर्म को डिसॉल्व कर सकती है। कोर्ट भी कह सकती है कि आपकी फर्म डिसॉल्व होगी। कब होगी? अगर पर्सन विद अनसाउंड माइंड है तो। आपको पता है एक पगला कहां से डिसीजन लेगा, तो अगर अनसाउंड माइंड के पार्टनर्स हो गए तो फर्म डिसॉल्व करनी पड़ेगी, कोर्ट ऑर्डर कर देगा। ठीक है, उसके बाद अगर आप इनकैपेबल हो गए एज अ पार्टनर अपनी ड्यूटीज को परफॉर्म करने के लिए, इनकैपेबल हो गए मतलब अब क्या होता है कि देखो
अभी हम हेल्दी है, हम अपना बिजनेस चला रहे थे, हम बिल्कुल मेडिकली फिट थे, अचानक से हमें कोई ऐसी बीमारी हो गई, कोई ऐसा प्रॉब्लम आ गई, हमारे पास कुछ ऐसे हेल्थ इश्यूज हो गए कि अब हम इनकैपेबल हैं, अब हम उस बिजनेस को नहीं कर पाएंगे। एक तो ये रीजन भी हो सकता है। उसके अलावा अगर कोई मिसकंडक्ट करते हुए आप फाइंड आउट हो गए, गिल्टी फाइंड आउट हो गए आप, यानी कि आपने कोई ऐसी एक्टिविटी कर दी है जिसको लॉ एक्सेप्ट नहीं करता, कोर्ट जिसको एक्सेप्ट नहीं कर सकता, तो भी आपके बिजनेस को आपको बंद करना पड़ेगा। ठीक है। एक होता है ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट या ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट। ब्रीच का मतलब होता है किसी चीज को तोड़ना। हमने एक एग्रीमेंट बनाया था, आपने उस एग्रीमेंट की बातों को नहीं माना, तो उसको बोलते हैं ब्रीच ऑफ एग्रीमेंट या ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, कि आप उस चीज को नहीं मान रहे हो। तो जब आप नहीं मान रहे हो अपनी लिखी हुई बातों को, तो भी जो कोर्ट है वो ऑर्डर कर सकता है कि आपको अपनी फर्म को डिसॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है। उसके अलावा जब भी पार्टनर को ऐसा लगे, जब भी कोर्ट को ऐसा लगे कि आपके बिजनेस को बंद करना ठीक है, जस्टिफाइड है, मतलब आपने अपील की थी कोर्ट में कि भाई हमारा जो बिजनेस है वो बंद कर दो, तो कोर्ट ने कुछ चीजों को देखा, फाइंड आउट किया, इन्वेस्टिगेशन करी, इसको लगा ठीक है बिजनेस बंद करना ही सही है ये वाला, तो भी बिजनेस बंद किया जा सकता है। उसके अलावा आपका बिजनेस आगे अगर आप चलाते हो तो लॉस के अलावा आपके हाथ में कुछ नहीं लगने वाला, तो कौन अपना बिजनेस लॉस पे चलाना चाहता है, तो ऐसे में भी आपका बिजनेस बंद हो जाएगा। ठीक है। तो ये कुछ हमारे तरीके थे जिसके थ्रू आप डिसोल्यूशन कर सकते हो। ठीक, क्लियर हो गया यहां तक। अब नेक्स्ट हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन द डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप एंड डिसोल्यूशन ऑफ फर्म। तो पहला तो मीनिंग कि क्या होता है डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप का मतलब सिर्फ इतना है कि चेंज आ रहा है बिजनेस रिलेशनशिप में, सिर्फ रिश्तों में बदलाव आ रहा है। फर्म आप आगे चला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, रिश्ते बदलो, नए सिरे से नई शुरुआत करके अपने बिजनेस को चला लो। लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का मतलब क्या है? द क्लोजर ऑफ फर्म। फर्म बंद हो जाएगी आपकी, फर्म भी बंद हो जाएगी, रिश्ते भी खत्म हो जाएंगे, रिश्ते नाते खत्म, डाइवोर्स, चलो घर घर जाओ अपने अपने। लेकिन यहां सिर्फ क्या है? सिर्फ रिश्ते बदल रहे हैं। ठीक है। ये वॉलेंटरली है, अपनी इच्छा से करते हो आप डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप। पहले पढ़ा लूं? नहीं, काफी हो रही है। डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप वॉलेंटरली हो सकता है, यानी कि अपनी इच्छा से हम लोग अपने पार्टनरशिप के अंदर जो चेंजेस है वो ला सकते हैं, मतलब रेशियो चेंज कर सकते हैं, किसी को एडमिट कर सकते हैं, रिटायर कर सकते हैं। पर डिसोल्यूशन ऑफ फंड वॉलेंटरली भी हो सकता है, जैसे कि हमने यहाँ पढ़े मोड्स कि अपने खुद आपसी सहमति के साथ भी कर रहे हैं, कोई इवेंट हो गया तो करना ही पड़ रहा है, तो कंपल्सरी भी हो सकता है और वॉलेंटरली भी हो सकता है। उसके बाद डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप में आपका बिजनेस आगे चलाया जा सकता है, आप चाहें तो उस बिजनेस को आगे भी चला सकते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपका बिजनेस बंद ही होगा। डिसोल्यूशन का मतलब यही है कि आपका बिजनेस बंद होने जा रहा है। बुक्स ऑफ अकाउंट्स, यहाँ पे बुक्स ऑफ अकाउंट्स आपको क्लोज नहीं करनी होती है, सिर्फ उसके अंदर कुछ चेंजेस हो जाते हैं, लेकिन डिसोल्यूशन ऑफ फर्म में आपको बुक्स क्लोज करनी ही पड़ेंगी, आप ओपन रख ही नहीं सकते उसको। यहां पर आप अपने एसेट्स को रीवैल्यू करते हो, लाइबिलिटीज को रीअसेस्ड, याद है रीवैल्यूएशन अकाउंट हर बार बनाना सीखा आपने, जब रेशियो चेंज हुई, एडमिशन हुआ, रिटायरमेंट हुआ, डेथ हुई पार्टनर की, आपने हमेशा रिवैल्यूएशन ऑफ अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाया, जहां पे आपने एसेट्स की वैल्यू को रीवैल्यू किया और लाइबिलिटीज की वैल्यू को रीअसेस किया। बट डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के अंदर क्योंकि अब आपने बिजनेस आगे चलाना ही नहीं है, तो रीवैल्यू करने की क्या जरूरत है? यहां हम करते हैं रियलाइज्ड, बेच देते हैं एसेट्स, उनको कैश में कन्वर्ट कर देते हैं। ठीक है। और लाइबिलिटी को कर देते हैं सेटल, भाई बाहर वाले लोग हैं पैसे मांगने के लिए आएंगे आपसे, तो उसको सेटल किया जाता है। ठीक है। उसके बाद यहाँ इकोनॉमिक रिलेशनशिप बदल रहा है, यानी कि सिर्फ रिश्ते बदल रहे हैं, यहाँ रिश्ते खत्म हो गए हैं, इकोनॉमिक रिलेशनशिप खत्म हो गया। उसके बाद अगर आप पार्टनरशिप को डिसॉल्व करें तो इसका मतलब ये नहीं है कि फर्म भी डिसॉल्व हो रही है, लेकिन अगर आप फर्म को डिसॉल्व कर रहे हो तो ऑटोमेटिकली आपकी पार्टनरशिप भी डिसॉल्व हो रही है। ठीक है। कंसेप्ट क्लियर हो गया, डिसोल्यूशन ऑफ फर्म क्या है और डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म क्या है। डिसोल्यूशन ऑफ फर्म का एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है सेक्शन 48। ठीक है। सेक्शन 48 ये कहता है कि क्योंकि आप अपनी फर्म को बंद करने जा रहे हो, तो जब आप फर्म को बंद करते हो तो आपको अकाउंट्स को सेटल करना होता है। अब उस अकाउंट का सेटलमेंट कैसे होगा उसके ऊपर बेस्ड है सेक्शन 48। ठीक है। अब इन्होंने हमें क्या बताया सेक्शन 48 में? एक तो मैं बताया है ट्रीटमेंट ऑफ लॉसेस, कि भाई आपके यहाँ पर हो सकता है डिसोल्यूशन के टाइम पे कुछ लॉसेस रहे हों, इवन कैपिटल की डेफिशिएंसी भी हो सकती है। कैपिटल की डेफिशिएंसी मतलब कैपिटल में पैसा कम पड़ रहा हो, तो वो चीज़ें कैसे पूरी होंगी? क्योंकि जब आपके बिजनेस को आपने बंद कर दिया तो आपको सारे अकाउंट्स क्लोज करने पड़ेंगे, तो लॉसेस को आप किस तरीके से ट्रीट करेंगे? तो सबसे पहली बात तो आपके पास जो प्रॉफिट होगा पहले उस नुकसान की भरपाई वहां से करो। इससे पहले तो आप अपने लॉसेस को राइट ऑफ करोगे प्रॉफिट से, अगर आपके पास है तो।
अगर नहीं है तो पार्टनर की कैपिटल से पैसा निकालो, पार्टनर कॉम्पेंसेट करेंगे। अगर पार्टनर की कैपिटल में भी पैसा नहीं है तो फिर आपको पता है कि उन्हें घर से लाना पड़ेगा। सभी पार्टनर्स अपनी अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में पैसा लेकर आएंगे उस लॉसेस को पूरा करने के लिए, ठीक है। उसके बाद एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स मतलब जैसे कि हमने लास्ट क्लास में पढ़ा कि डिसोल्यूशन ऑफ फर्म के टाइम पे हम अपने एसेट्स को बेचते हैं, उनको रियलाइज करते हैं, उनको कैश में कन्वर्ट करते हैं। तो कैश जो आएगा हमारे पास, एसेट्स को रियलाइज करके जो हमारे पास पैसा आएगा उसका इस्तेमाल कैसे होगा, या मैं कहूँ एसेट्स का इस्तेमाल हम कैसे करेंगे। एप्लीकेशन का मतलब ही क्या है, यूसेज। आपके पास जो पैसा आ रहा है एसेट्स को रियलाइज करके आप उसका इस्तेमाल कैसे करोगे। तो सबसे पहले कहा गया कि भाई जो भी आपका पैसा है ना, क्योंकि जब आपका बिजनेस बंद होगा ना, आपके कुछ लेनदार होंगे, हो सकता है आपने कुछ पैसा बाहर वालों से ले रखा हो, कुछ पैसा पार्टनर से ले रखा हो, कुछ पैसा अपने रिश्तेदारों से ले रखा हो। रिश्तेदार भी बाहर वाले ही होते हैं। तो जब उन्हें भनक पड़ेगी ना कि आपका बिजनेस बंद हो रहा है, तुरंत आपके दरवाजे पे आके खड़े हो जाएंगे कि हमारा पैसा दो। तो सेक्शन 48 भी यही कहता है कि पहले बाहर वालों को निपटाओ। तो जब भी आपके पास पैसा आएगा आपको सबसे पहले थर्ड पार्टी डेट्स पूरे करने हैं। सबसे पहले सोचो कि पैसा आ गया, पहले अपनी जेब में डाल ले। सेक्शन 48 कहता है अपनी जेब में नहीं डालना, पहले जो बाहर वाले ना जिन्होंने एक वक्त पे तुम्हारी मदद करी है, पहले उनका पैसा वापस करो, ठीक है। उसके बाद ये एक पार्टनर लोन, यानी कि कई बार क्या होता है, देखो पार्टनर तो सिर्फ फर्म को कैपिटल देनी होती है। एक पार्टनर जब बनता है किसी फर्म का तो वो तो कैपिटल देने के लिए बनता है, भाई वो पैसा लगाता है बिजनेस में। लेकिन उसी पार्टनर से अगर तुम लोन मांग लो तो पार्टनर कहता है कि देखो मैं तुम्हारा रिश्तेदार हूं, मैं तुम्हारा बिल्कुल भाई हूं, लेकिन सिर्फ कैपिटल के लिए। अगर तुम कैपिटल के अलावा मुझसे पैसा मांगोगे तो भाई मैं तुम्हारा भाई नहीं हूं, पर मैं बिल्कुल वो भी नहीं हूं, बिल्कुल बाहर वाले जो लेनदार हैं इतना भी बेकार नहीं हूं। ऐसा करना बस कि बाहर वालों के बाद मुझे कंसिडर कर लेना, लोन के टाइम पे मैं तुम्हारे लिए बाहर वाला हूं, लेकिन किसके बाद, बिल्कुल जो तुम्हारे लेनदार है ना उसके बाद, सेकंड नंबर पे आ जाऊंगा, ठीक है। तो जब आप बाहर वालों का पैसा निपटा दोगे, उन्हें दे दोगे, तो उसके बाद आप पहले पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे, क्योंकि उसने तुम्हें एक एक्स्ट्रा हेल्प दी थी उस टाइम पे, कैपिटल भी दिया और एक्स्ट्रा हेल्प भी दी है, ठीक है। जब पार्टनर के लोन की पेमेंट हो जाए तो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट कर देना। भाई पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट भी तो क्लोज होंगे, पार्टनर ने बिजनेस से पैसा लगा रखा था, बिजनेस बंद हो गया ना, तो पार्टनर्स अपना अपना पैसा क्या करेंगे, लेकर चले जाएंगे, ठीक है। तो पार्टनर्स की कैपिटल की पेमेंट करेंगे और उसके बाद भी अगर पैसा बच जाए, बस तो बचेगा नहीं, अभी आपके पास वो केस ही नहीं है पैसे बचने वाला, बचेगा नहीं। लेकिन अगर बच जाए तो वो पैसा आप पार्टनर्स में बांट दोगे उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। समझ आ गई बात। ये सीरीज याद रखनी है आपको। एप्लीकेशन ऑफ एसेट्स कैसे है, सबसे पहले किसको पैसा दोगे, थर्ड पार्टी को। सबसे पहले किसको दोगे, थर्ड पार्टी को, फिर पार्टनर के लोन की पेमेंट करोगे, फिर पार्टनर की कैपिटल की पेमेंट करोगे। बच गया तो आपस में बांट लेंगे। कैसे बांटेंगे, प्रॉफिट शेयरिंग रेशो में। और एक बहुत मजेदार बात है डिसोल्यूशन के अंदर, ये जब तक हम खेलते आए थे ना रेशोज के साथ, भाई आज ओल्ड रेशो है, न्यू रेशो है, सेक्रीफाइसिंग रेशो है, गेनिंग रेशो है, डिसोल्यूशन में ऐसा कोई केस ही नहीं है। एक ही रेशो रखोगी जो दे रखी होगी, वही ओल्ड है, वही न्यू है, वही गेनिंग है, वही सेक्रीफाइसिंग, सब कुछ वही है हमारे लिए, ठीक है। तो यहाँ पे रेशो का खेल खत्म। इवन गुडविल का खेल भी खत्म। ये जो गुडविल खेल रही थी ना हर एक चैप्टर में, एडमिटेड पार्टनर की गुडविल, रिटायरिंग पार्टनर की गुडविल, डिसीज पार्टनर की गुडविल, सब खत्म। यहाँ गुडविल का भी कोई केस नहीं है, ठीक है। गुडविल को भी हमने जैसे बाकी हम टेंजिबल फिक्स्ड एसेट्स को डील करते हैं ऐसे इसको भी यहाँ रखेंगे, ठीक है, क्लियर। अब हमें बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट पढ़ना है इसके बाद, रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है। अब डिसोल्यूशन के टाइम पे कौन कौन से अकाउंट्स हमें प्रिपेयर करने हो सकते हैं। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट जो है, इस पूरे चैप्टर की नींव कह सकते हैं, इस पूरे चैप्टर की जो नींव है वो है हमारा रियलाइजेशन अकाउंट। मतलब बाकी तो बच्चू अकाउंट है बिल्कुल, मतलब कुछ नहीं है उसके अंदर, लेकिन जो मेन चीज है ना वो रियलाइजेशन अकाउंट ही है। अगर आपको रियलाइजेशन अकाउंट समझ में आ गया तो समझ लेना आपको पूरा चैप्टर समझ आ गया। बाकी अकाउंट्स में कुछ भी नहीं है सीरियसली, ठीक है। तो इस पे मेन फोकस रहेगा हमारा। तो आपको रियलाइजेशन के साथ डील करना है। यहाँ पे हमें ये अकाउंट बनाना सीखना है, इसकी एंट्री सीखनी है। पार्टनर का लोन अकाउंट बनाने को आ सकता है, चाहे हमने लोन दिया हो या लोन लिया हो, दोनों में से कोई सा भी अकाउंट हो सकता है। पार्टनर के कैपिटल अकाउंट्स के साथ हम डील करेंगे यहाँ पे, और लास्ट में हमारा कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है। तो ये चार चीजें हमें सीखनी है यहाँ पे। अब सबसे पहले हम कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं रियलाइजेशन का। ये रियलाइजेशन है क्या जो इतना इंपॉर्टेंट है। देखो डिसोल्यूशन के टाइम पे मैंने कहा कि बुक्स क्लोज होती हैं। अब हमारे पास जितने भी एसेट्स होंगे, जितने भी लाइबिलिटीज होंगी, सबके बुक्स क्लोज होंगी।
अब जब एसेट्स बेचेंगे, देखो कोई एसेट होगा जो प्रॉफिट पे बिकेगा, कोई एसेट होगा जो लॉस पे बिकेगा, कोई एसेट ऐसा होगा जो बिकेगा ही नहीं। ऐसे भी तो हो सकता है कि कोई एसेट ऐसा हो जो हमारा बिकेगा ही नहीं। अब हर एक अकाउंट को क्लोज करना इंडिविजुअली बहुत दिक्कत वाली बात है। और दूसरी बात, बिजनेस बंद होने जा रहा है, अगर मेरा कोई एसेट प्रॉफिट में बिका तो उस प्रॉफिट को मैं कहाँ लेके जाऊंगी, कौन से अकाउंट में डालूं? पहले तो होता था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अब तो भाई बुक ही बंद हो रही है, बुक्स ही बंद है, वो बिजनेस बंद हो रहा है, क्या करूं प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बना के? तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट तो बनेगा नहीं। कोई एसेट नुकसान पे बिका तो नुकसान भी कहाँ डालूं? लाइबिलिटी 10,000 की थी, 9,000 ही पे करनी पड़ी, 1,000 का फायदा हो गया वहां पर भी, तो उसे कहाँ रिकॉर्ड करूं? हाँ, वो तो बाद में है ना, पिक्चर में, इन क्वेश्चंस के बाद आया ना ये। तो एक बड़ी समस्या थी कि यार एक एक अकाउंट को इंडिविजुअली डील करना, एक एक अमाउंट्स के साथ डील करना, प्रॉफिट लॉस ये सब देखना बड़ी समस्या है। तो उन्होंने कहा ऐसा करते हैं, सारे अकाउंट्स को क्लोज करते हैं एक सिंगल अकाउंट का नाम लिख के। पर उन्होंने कहा सारे अकाउंट कौन से वाले? हर अकाउंट क्लोज कर दोगे क्या? जितने बैलेंस शीट में नाम लिखे होंगे सब क्लोज कर दोगे? उन्होंने कहा नहीं, सबको क्लोज करने की जरूरत नहीं है। देखो, एक तो आपने क्लोज करना है, सेक्शन 48 आपसे क्या कहता है कि आपको सबसे पहले थर्ड पार्टी की लाइबिलिटी देनी है ना, थर्ड पार्टी डेट्स पूरे करने हैं। तो ऐसा करना, इस रियलाइजेशन अकाउंट में आप जितनी भी थर्ड पार्टी डेट्स हैं वो ट्रांसफर कर देना, जितने भी थर्ड पार्टी डेट्स हैं वो रियलाइजेशन में क्लोज कर देना, ठीक? फिर वहीं से डील करेंगे उन सबके साथ। उसके अलावा कौन से एसेट्स को आप यहां पे ट्रांसफर करोगे? क्या सारे एसेट्स को? देखो हमारा मेन मुद्दा क्या है डिसोल्यूशन के टाइम पे? एसेट्स को कैश में कन्वर्ट करना। जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है क्या उसे भी ट्रांसफर करोगे क्या? यहाँ पे बैंक और कैश भी ट्रांसफर कर दोगे? वो तो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है, उसे कन्वर्ट करके क्या करोगे? या जनरल रिजर्व, भले ही लाइबिलिटी साइड का पार्ट है, क्या जनरल रिजर्व को आप कैश में कन्वर्ट कर सकते हो? एसेट नहीं है वो, वैसे पूछ रही हूं आपसे। रिजर्व वो तो प्रॉफिट का पार्ट था जो आपने निकाल रखा था। किसके प्रॉफिट का पार्ट था? तो पार्टनर को दे दो ना उनके कैपिटल अकाउंट में, तो उसे भी यहाँ क्लोज करने की जरूरत नहीं है। उसके अलावा एसेट साइड में आपको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिखा हुआ है। एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस क्या होता है हमारे लिए? लॉस। क्या वो कोई कैश देके जाएगा हमें? तो ऐसे एसेट्स को ट्रांसफर करने की जरूरत ही नहीं है जो कैश में कन्वर्ट ना किए जा सकते हो। बिल्कुल आएंगे। जो भी एसेट आपको कैश देके जाएगा आपको वो यहाँ पे ट्रांसफर करना है, ठीक है? तो यहां पर आप कौन से एसेट्स ट्रांसफर करेंगे? विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश और विच में रियलाइज एनी कैश और विच आर इक्विवेलेंट टू द कैश, ठीक है? उन एसेट्स को यहां पर हमने ट्रांसफर करना है। अभी लंबी कहानी है बहुत ज्यादा इनकी। अब ये बात समझो कि ये रियलाइजेशन अकाउंट काम करता कैसे होगा। सपोज करो कि ये एक फर्नीचर अकाउंट है, ठीक है? यहां पे हमने लिखा हुआ है टू बैलेंस BD 50,000 का मेरे पास फर्नीचर है। मुझे इस अकाउंट को क्लोज करना है। अकाउंट क्लोज कब होगा? जब जितना बैलेंस डेबिट में उतना बैलेंस क्रेडिट में हो तभी क्लोज होगा। तो मैं क्या करूं, कैसे क्लोज करूं इस अकाउंट को? यहां पे क्या लिख दूं? मैंने यहां पे एक नया अकाउंट ओपन किया, मैंने कहा फर्नीचर तुम्हें कैश में कन्वर्ट करना है, भागो यहां से रियलाइजेशन अकाउंट में। तो मैंने यहां लिख दिया बाय रियलाइजेशन अकाउंट, ठीक है? हो गया अकाउंट क्लोज, हो गया ना? अब ऐसे अगर मैं लाइबिलिटी की बात करूं तो छोटा सा बना लेते हैं लाइबिलिटी। सन्ड्री क्रेडिटर्स है मेरे। सन्ड्री क्रेडिटर्स का आपको पता है कि लाइबिलिटी के बैलेंसेस क्रेडिट होते हैं। यहां सन्ड्री क्रेडिटर्स 20,000 के लिखे हुए हैं। मैंने कहा क्रेडिटर पेमेंट करेंगे तो सही, पहले देख तो ले पैसा कितना आ रहा है, क्योंकि हमने सेक्शन 48 पढ़ा है, वो कहता है कि पैसा आएगा तब आप थर्ड पार्टी लाइबिलिटी दोगे ना, आपको देनी है थर्ड पार्टी लाइबिलिटी। तो मैंने क्या किया, पैसा एक जगह पे इकट्ठा किया, एक ही अकाउंट पे पैसा आ रहा है, एक ही अकाउंट से पैसा जाएगा। अब मैं अलग अलग अकाउंट बनाऊंगी तो मुझे पता ही नहीं होगा मेरे पास पैसा है कितना। तो हमने रियलाइजेशन अकाउंट बनाया भी इसलिए कि भाई एसेट वहीं से बिकेंगे, वहीं से पैसा आएगा और वहीं से पैसा चला भी जाएगा, ठीक है? तो इसीलिए हमने सन्ड्री क्रेडिटर्स को भी कहा कि आप भी जाओ कहां पे? रियलाइजेशन अकाउंट। समझ आ रही है बात? कहने का मतलब ये है कि जब आप लाइबिलिटी क्लोज कर रहे हो तो उन्हें डेबिट साइड में क्लोज कर रहे हो। भाई क्रेडिट बैलेंस को क्लोज करना है तो कैसे करोगे? डेबिट बैलेंस ट्रांसफर करके। ऐसे जब आप एसेट्स क्लोज कर रहे हो तो किस साइड कर रहे हो? एसेट्स का डेबिट बैलेंस होता है, उसे क्रेडिट करके ही आप क्लोज कर सकते हो। कैसे क्लोज कर सकते हो? उसे क्रेडिट करके। रियलाइजेशन का कंसेप्ट स्टार्ट करते हैं विद जर्नल एंट्रीज, क्योंकि इस चैप्टर के अंदर जर्नल एंट्रीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इजीली बन जाता है। एंट्री समझो,
सबसे पहली हमारी एंट्री होती है ट्रांसफरिंग एंट्री, फॉर ट्रांसफरिंग द एसेट्स। मैंने आपको कहा ना कि यहां पे हमें कुछ एसेट्स ट्रांसफर करने होते हैं। अब एसेट्स के बैलेंसेस डेबिट होते हैं, आप उन अकाउंट्स को क्लोज करने जा रहे हो तो क्या करोगे, उन्हें क्रेडिट। ठीक है, तो आपकी पहली ट्रांसफरिंग एंट्री बनती है रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू सन्ड्री एसेट्स अकाउंट। मैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स इसलिए लिख रही हूं क्योंकि अलग अलग एसेट्स के नाम होंगे। अब यहाँ पे मैं सिंगल सिंगल एसेट्स के नाम तो लिख नहीं सकती, प्लांट एंड मशीनरी, डेटर्स, फर्नीचर, बिल्डिंग, ठीक है, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग होगा। उसके बाद नेक्स्ट एंट्री आती है फॉर ट्रांसफरिंग द लाइबिलिटीज। इसी तरीके से लाइबिलिटीज को भी ट्रांसफर करना है। लाइबिलिटीज के बैलेंसेस क्या होते हैं, क्रेडिट, तो क्लोज करने के लिए क्या करेंगे, उसे डेबिट। ठीक है, तो यहां पर एंट्री बनी सन्ड्री लाइबिलिटीज अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ये समझ आया या नहीं? अब इसके बाद जैसे ही आपकी ये दो एंट्री हो जाती है ना, आपकी बुक्स में ये वाले एसेट्स नहीं है, आपकी बुक्स में ये वाली लाइबिलिटी नहीं है, क्लोज हो चुके हैं इनकी बुक्स। तो अब अगर आपके पास कोई एंट्री आती है इन्हीं एसेट्स या इन्हीं लाइबिलिटीज से रिलेटेड, तो आप उन एसेट्स और लाइबिलिटीज का नाम नहीं लिखेंगे। फॉर एग्जाम्पल, आपने यहां पे लिखा क्रेडिटर टू रियलाइजेशन और एंट्री आई कि हमने क्रेडिटर्स को 10,000 रुपए पे करे हैं, तो आप क्रेडिटर का नाम नहीं लिखोगे। वैसे आप एंट्री क्या लिखते हो, अगर क्रेडिटर को पेमेंट करनी होती तो जनरल एंट्री सिंपल क्या होती है, क्रेडिटर टू कैश। लेकिन अगर आपने यहां पर क्रेडिटर टू रियलाइजेशन ऑलरेडी कर रखा है तो क्या दोबारा क्रेडिटर टू कैश लिख सकते हो तुम? नहीं, तुमने उन लाइबिलिटीज और उन एसेट्स को एक नाम दे दिया रियलाइजेशन, तो आपको क्रेडिटर को साइड हटाना है और रियलाइजेशन को चिपकाना है। तो आपकी एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन टू कैश। समझ गए बात? जैसे ही ये दो एंट्री पास होंगी, कोई एसेट कोई लाइबिलिटी का नाम नहीं लिखेंगे आप जिनको आपने यहां ट्रांसफर कर दिया है। ठीक है, तो नेक्स्ट एंट्री देखिए जरा आप, फॉर एसेट्स रियलाइज्ड। तो अगर आप कोई एसेट्स को रियलाइज करते हैं, अगर आप कोई एसेट्स रियलाइज करते हैं तो आपका पैसा आएगा या जाएगा? आएगा ना भाई, एसेट्स को बेचकर पैसा आएगा, लाइबिलिटीज को सेटल करके पैसा जाएगा। तो इन एंट्री को करने के बाद ना आपका मेन फोकस इसी बात पे होना चाहिए, पैसे आने और जाने पे। ठीक है, तो आपके पास क्योंकि पैसा आएगा तो आप एंट्री करोगे कैश एंड बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट। ठीक, और अब एक थोड़ा सा कंसेप्ट बताती हूँ, फायदों में रियलाइजेशन को क्रेडिट कर देना, नुकसान में रियलाइजेशन को डेबिट कर देना, सिंपल सी बात। इन एंट्री को पास करने के बाद जब पैसा आए रियलाइजेशन क्रेडिट, जब पैसा जाए रियलाइजेशन डेबिट, सिंपल। ठीक है, बहुत ज्यादा दिमाग नहीं लगाना। एसेट्स टुक ओवर बाय अ पार्टनर। मेरा कोई एसेट मेरा कोई पार्टनर मेरा एसेट लेकर चला गया, फ्री में छोड़ देंगे क्या उसे? नहीं छोड़ेंगे भाई, भाईचारा कोई नहीं हमारा उसके साथ। हम क्या कहेंगे, पैसे दो। हम क्या कहेंगे उसे, पैसे दो। वो भी चतुर चालाक, वो कहेगा बिजनेस से पैसा लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है? लगा हुआ है ना, बिजनेस बंद होने जा रहा है, आपने कैपिटल का पैसा देना है ना मेरा, वहीं से काट लो। अगर आपने मुझे 50,000 रुपए देने हैं, 10,000 का आपका एसेट, अब 40 दे देना, 10,000 अपने वहीं से काट लो। तो यानी कि जब कोई पार्टनर एसेट लेकर जाएगा, हम उसकी कैपिटल से पैसा लेंगे। ठीक है, तो क्या मेरे पास पैसा आ रहा है? नहीं आ रहा ना। कहां से लेंगे पैसा? उसकी कैपिटल से। तो आप यहां लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू, भाई जाएगा तो रियलाइजेशन से ही ना एसेट, तो टू रियलाइजेशन अकाउंट। क्या रिप्लेस हो गया? फायदा था ना, एसेट्स तो बिक गया ना हमारा, एसेट तो रियलाइज हो गया, पैसा आ गया तो कैश और बैंक लिख दिया, पैसा नहीं आया पार्टनर लेकर चला गया तो पार्टनर की कैपिटल का नाम लिख दिया। ठीक है, नेक्स्ट एसेट टुक ओवर बाय अ क्रेडिटर इन फुल सेटलमेंट।
मेरा एक क्रेडिटर कहता है 10,000 रुपए का क्रेडिटर था और मेरे पास स्टॉक रखा हुआ था 12,000 रुपए का। मेरा क्रेडिटर कहता है कि ये 12,000 का मुझे स्टॉक दे दो और सेटलमेंट कर लो ना, मैंने आपको कोई पैसा देना, मतलब भाई 10,000 रुपए लेने थे ना, 12,000 का सामान लेके जा रहा हूँ, सेटलमेंट कर दो क्योंकि स्टॉक की वैल्यू कम हो रही है और वैसे भी आपका बिजनेस बंद हो रहा है, डिस्काउंट दे दो मुझे 2,000 का। ना मैंने आपको कोई पैसा देना ना आपने मेरे को कोई पैसा लेना, मतलब लेन देन हमारे बीच में कोई नहीं है कि मेरे पास कोई पैसा आया, कि मेरे पास कोई पैसा गया, क्या मुझे किसी से कोई पैसा लेना है, क्या मुझे किसी को कोई पैसा देना है, तो क्या एंट्री करूंगी मैं? क्यों करूंगी भाई? यहां भी देखो, आप कहोगे कि यहां भी तो एसेट लेके गया था, लेकिन यहां तो मैंने उससे पैसा लेना है, यहां तो मैंने लेना है उससे पैसा क्योंकि वो मेरा एसेट लेके गया था। यहां मेरे क्रेडिटर ने मुझे पैसा दे रखा था पहले से ही, वापसी करते टाइम मैंने उसको कहा एक काम करो एसेट उठा के ले जाओ, तो ना कोई पैसा आ रहा है ना कोई पैसा जा रहा है। दूसरी बात भाई, पार्टनर कैपिटल अकाउंट ओपन है, अभी भी आपने पार्टनर कैपिटल अकाउंट क्लोज नहीं किया अब तक, इसलिए आप यहां पर लिख रहे हो कि इनकी लेनदारी देनदारी हमारी बैठती है अभी आगे की, लेकिन क्रेडिटर का तो अकाउंट ही क्लोज हो चुका है, उसको आप दोबारा थोड़ी ओपन कर सकते हो। तो ना पैसा आ रहा ना पैसा जा रहा, कोई ट्रांजेक्शन ही नहीं हो रही है, तो यहां पर क्या हो जाएगा? नो एंट्री। ठीक है, क्लियर हुआ यहां तक? फॉर सेटलमेंट ऑफ लाइबिलिटी, अब लाइबिलिटी की पेमेंट करनी है। ठीक है, अब लाइबिलिटी की जब आप पेमेंट करोगे तो आपके पास से पैसा जाएगा, कौन से अकाउंट से पैसा दोगे? रियलाइजेशन से, क्योंकि सारे आपकी लाइबिलिटीज यहीं पर है, तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश और बैंक अकाउंट। ठीक है, कंसेप्ट समझ आ गया ना? और देखो नुकसान है, पैसा जा रहा है ना, मैंने बोला ना पैसा आएगा तो रियलाइजेशन क्रेडिट, पैसा जाएगा तो रियलाइजेशन डेबिट, लॉजिक में आपको समझा चुकी हूं। उसके बाद लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय अ पार्टनर, अगर वही लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे कर दे तो पार्टनर कहता है कि कोई बात नहीं, मेरे को रास्ते में क्रेडिटर मिल गया था, मैंने तुम्हारी लाइबिलिटी पे कर दी है, तो फर्म कहती है अच्छा ठीक है ओके कोई बात नहीं, अच्छी बात है। पार्टनर बोलेगा कि भाई कोई बात नहीं है, मैंने आपकी लाइबिलिटी पे कर दी, मुझे पैसा दो, तो पैसा कहां दोगे उसे? उसकी कैपिटल अकाउंट में। भाई हमने अभी तुम्हारा लेन देन करना है ना कैपिटल अकाउंट का, तो वहीं पे ले लेना। तो आप यहां लिखोगे रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, क्या रिप्लेसमेंट हुई? यहां पे कैश और बैंक सीधे सीधे गया, आपने कैश और बैंक का नाम लिख दिया। यहां आपके पार्टनर ने पे किया पैसा, तो आपने पार्टनर का नाम लिख दिया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? अच्छा, अगर मैं कहूं कोई अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की आपको पेमेंट करनी पड़ी तो? अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी, अनरिकॉर्डेड, उसका नाम पहले से ही बुक्स में लिखा हुआ नहीं था। देखो जब हमने ट्रांसफरिंग एंट्री करी, ट्रांसफरिंग एंट्री करने का मतलब भी तो ये होगा कि आपने अनरिकॉर्ड कर दिए सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज, कैंसिल कर दिए ना। और मैंने कहा एक अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी है, तो आपको सिर्फ इस बात से मतलब होना चाहिए कि आपने उसकी पेमेंट करनी है। अनरिकॉर्डेड लाइबिलिटी की भी यही सेम एंट्री होगी। सेम ऐसी अनरिकॉर्डेड एसेट रियलाइज होता तो वही बैंक टू रियलाइजेशन हो जाती है एंट्री। ठीक है, यहां तक क्लियर है? अच्छा नेक्स्ट, अब कई बार क्या होता है, हम जब ये रियलाइजेशन का काम करते हैं ना, बहुत लंबा जोड़ा काम है भाई, ये इतना आसान नहीं है। रिम्यूनरेशन टू अ पार्टनर, कई बार क्या होता है भाई ये डिसोल्यूशन का काम इतना आसान नहीं है, तो हम ना अपने पार्टनर को सौंप देते हैं कि पार्टनर सुनो ऐसा करो, आप ना ये काम जरा निपटा लो, एसेट्स को रियलाइज्ड कर दो और जो पैसा आएगा उससे सारी लाइबिलिटी जरा सेटल कर दो। तो पार्टनर कहता है कर दूंगा लेकिन फ्री में नहीं करूंगा, मुफ्त में हम अपन कोई भी काम नहीं करता है, बिजनेस बंद होने जा रहा है भले ही तब भी, लेकिन फायदा करके जाएगा अपना। तो उसने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम आपको पैसे दे देते हैं। तो उस चीज को क्या बोलेंगे हम यहाँ पे? रेम्यूनरेशन। अच्छा, ये फर्म का खर्चा है या नहीं? एक पार्टनर को रेम्यूनरेशन देना फर्म का खर्चा ही तो है। तो फर्म अपने खर्चे कौन से अकाउंट से कर रही है? सारे रियलाइजेशन, क्योंकि उसका पैसा ही उसी अकाउंट में है। ठीक है, तो यहां पर एंट्री हो जाएगी, अगर किसी पार्टनर को आप रेम्यूनरेशन देते हो तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू, कहां दोगे पार्टनर को रेम्यूनरेशन? उसके कैपिटल अकाउंट। बताइए समझ आया या नहीं? अब नेक्स्ट मेरा अपना पर्सनल फेवरेट टॉपिक, क्या कह रहे हो? खतरे की घंटी।
अगर मेरा फेवरेट है तो। एक्सपेंसेस, अब देखो रियलाइजेशन आप कर रहे हो तो कुछ खर्चे होते हैं उस टाइम पे, तो उन खर्चों को ना थोड़ा सा अलग तरीके से डीलिंग की जाती है यहाँ पर। तो मैंने यहाँ पे दो नाम लिखे, मैंने क्या लिखा है, मैंने लिखा है बॉन्ड बाय, बॉर्नी बाय नहीं है ये, बॉन्ड बाय। कौन भरेगा, किसका खर्चा है, किसकी जेब का खर्चा है, पेड बाय, निकला किसकी जेब से, और उसी के बेसिस पर होगी एंट्री। ठीक, पहला केस ध्यान से समझना बिल्कुल, नहीं तो ये गड़बड़ करोगे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, बाकी सारी एंट्री ठीक कर दोगे, इसमें गड़बड़ करोगे। बहुत ध्यान से समझ लो, कान खोल लो एकदम, कान दिमाग आंख सब खोल लो। ठीक है, बॉन्ड बाय का मतलब क्या है, क्या बोला मैंने, किसका खर्चा है। पेड बाय का मतलब किसकी जेब से जा रहा है, फर्म की जेब कैश है और फर्म अपने सारे खर्चे रियलाइजेशन अकाउंट से करती है। एक बात ये दिमाग में रख लो। ठीक है, मैंने कहा फर्म का खर्चा फर्म पे करती है, फर्म का खर्चा फर्म पे करती है, तो क्या एंट्री होगी, फर्म ने खर्चे कहां से कर रही है, रियलाइजेशन खर्चों में क्या होता है, और पेड बाय फर्म की जेब से निकल रहा है, फर्म की जेब क्या है, कैश, तो क्या होगी एंट्री, पैसा आ रहा है क्या मैडम, पैसा जा रहा है, एंट्री क्या बनी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैश या बैंक। बताइए पहली एंट्री क्लियर, लड्डू एंट्री सिंपल। दूसरा, मैंने कहा फर्म का खर्चा पार्टनर की जेब से निकला, फर्म का खर्चा पार्टनर की जेब से निकला। फर्म अपने खर्चे कहां से करती है, खर्चों में रियलाइजेशन डेबिट, तो यानी कि रियलाइजेशन तो भाई डेबिट ही होगा, पर किसकी जेब से निकला, पार्टनर की जेब से। तो तुम्हें किसकी जेब में भरना पड़ेगा, पार्टनर की जेब में, तो क्या आ जाएगा क्रेडिट में, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। भाई क्योंकि पार्टनर ने हमारे भी आप पे हमारा खर्चा भरा ना, तो उसकी कैपिटल को बढ़ा देंगे। ठीक है, तीसरा केस, भाई पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है, पार्टनर का खर्चा फर्म पे कर रही है, पार्टनर का खर्चा, तो पार्टनर अपने खर्चे कहां से करता है, फर्म ने ठेका थोड़ी ले रखा है पार्टनर का, कहां से करता है अपने खर्चे, अपने खुद के कैपिटल अकाउंट से। तो भाई उसका खर्चा है तो उसके कैपिटल अकाउंट को क्या करोगे, डेबिट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। लेकिन उसने ये खर्चा कहां से ले लिया, फर्म की तिजोरी में से, फर्म की जेब से, तो फर्म की जेब क्या होती है, कैश, यानी कि फर्म का कैश कम हो गया, तो क्या लिखोगे यहां पे, टू कैश और बैंक अकाउंट। एंट्री समझ आई ये वाली। रियलाइजेशन कब इस्तेमाल करना है, जब फर्म का खर्चा हो, जब खर्चा फर्म का हो। खर्चा फर्म का नहीं था, खर्चा किसका था, पार्टनर का, तुमने पार्टनर का नाम यूज किया। जेब फर्म की थी तो फर्म की जेब कम कर दी हमने। ठीक है, नेक्स्ट, पार्टनर का खर्चा, भाई पार्टनर ही पे कर रहा है, तेरा खर्चा तू ही पे कर रहा है, मैं क्या करना, हम तो अपनी बुक बना रहे हैं, तूने अपना ही खर्चा किया, अपनी जेब से भरा, उससे मुझे क्या मतलब, तो मैं क्या करूं, नो एंट्री। देखो नेक्स्ट, किसी एक पार्टनर का खर्चा, सपोज उस पार्टनर का नाम है एक्स, पे किसी दूसरे पार्टनर ने किया है, मेरा खर्चा तुम पे कर दो, मेरा खर्चा तुम पे कर दो, पर तुम तो शरीफ हो, मुझसे पैसे नहीं लोगे, वो मना कर रही है कि हाँ नहीं है हम शरीफ, लेंगे पैसे लेंगे। ठीक है, तो भाई किसका खर्चा है, किसका खर्चा है, एक्स का, किसी एक पार्टनर का, तो जिसका खर्चा उसका कैपिटल डेबिट। अच्छा, रियलाइजेशन का इस्तेमाल होना चाहिए क्या यहाँ पे, दो पार्टनर के आपस के खर्चे हैं, फर्म को क्या मतलब, फर्म को कोई मतलब नहीं है, फर्म को मतलब इसलिए कि क्योंकि वो उनके कैपिटल अकाउंट मेंटेन करती है। ठीक है, तो जिसका खर्चा उसके कैपिटल अकाउंट को हमने क्या कर दिया, डेबिट, और जिसने पे किया उसके कैपिटल अकाउंट को आप क्या कर दोगे, क्रेडिट। समझ आया, बढ़िया था कंसेप्ट, इसलिए वन ऑफ माय फेवरेट कंसेप्ट। ठीक है, आइए दोस्तों जरा शुरुआत करते हैं इस सफर की। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 3 से शुरुआत करते हैं। एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन ₹600
टू बी बॉर्न बाय फर्म एंड पेड बाय मोहन अ पार्टनर। पहली बात तो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हो रही है। जब भी क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हो, कान खोल के सुनिए और दिमाग खोल के भी और आंख खोल के भी, जब भी क्वेश्चन रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का हो तो साइड में जरा ये बॉर्न बाय और पेड बाय इसको बना लेना, ठीक है। अब जैसे यहाँ लिखा है एक्सपेंसेस ऑफ रियलाइजेशन 600 टू बी बॉर्न बाय द फर्म, यानी कि किसकी जेब का खर्चा है, किसका खर्चा है, फर्म का, बट पेड बाय द मोहन अ पार्टनर, लेकिन पे किसने किया है, पार्टनर ने। खर्चा किसका था, फर्म अपने खर्चे कहां से करती है, रियलाइजेशन अकाउंट से, और खर्चों में रियलाइजेशन डेबिट होता है, तो एंट्री बनी रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। अब किसकी जेब से गया, पार्टनर, तो हमें किसकी जेब में डालना पड़ेगा, पार्टनर की जेब में, तो हम यहां लिख देंगे टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट 600। बताइए, मोहन वन ऑफ द पार्टनर्स ऑफ द फर्म was asked to carry out the dissolution of the firm for which he was allowed a salary of 2000। हमने मोहन को कहा कि मोहन प्यारे एक काम कर दो, जरा हमारा बिजनेस बंद हो गया है और हमारे पास बहुत बर्डन है काम का, जरा डिसोल्यूशन कर दो। तो मोहन ने कहा से फ्री में काम नहीं करता हूँ, नाम मेरा मोहन है लेकिन काम पैसा मैं पूरा लूंगा, ऐसी बात नहीं है कि बस लीला लचा के मैं चल दिया। तो उसने कहा कि 2000 रुपए का रेम्यूनरेशन है वो आपको देना पड़ेगा। क्या ये फर्म का खर्चा है, क्या है, क्या है ये बताओ, खर्चा है, तो खर्चों के लिए रियलाइजेशन डेबिट। याद है मैंने आपको एक रेम्यूनरेशन वाली एंट्री बताई थी, वही है ये। सो रियलाइजेशन टू मोहन्स कैपिटल अकाउंट कितने से, 2000 से, ठीक। उसके बाद अगला देखिए, अ मोटर कार ऑफ बुक वैल्यू 50,000 टेकन बाय द क्रेडिटर ऑफ द बुक वैल्यू 40,000 इन सेटलमेंट। हमारा एक क्रेडिटर कहता है जी आपने हमारे 40,000 रुपए देने हैं, आपकी मोटर कार खड़ी हुई है 50,000 रुपए की, पटपट सेवा वाली, हमें दे दो, और है फुल सेटलमेंट हो गए, कोई लेन देन नहीं हो रहा है, ना पैसा आया ना पैसा गया, तो क्या एंट्री करेंगे आप, नहीं, तो यहां पे क्या हो गई, नो एंट्री, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 14 है, रोहित, कुणाल, सार्थक आर पार्टनर्स इन अ फर्म, they decided to dissolve their firm, pass necessary journal entries for the following after various assets and the third party liabilities have been transferred to the realization account। देखो इस लाइन का मतलब ये है कि हम ट्रांसफरिंग एंट्री पास कर चुके हैं, हमने सारे एसेट्स सारे लाइबिलिटीज के अकाउंट्स क्लोज कर दिए, उनको रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दिया है, ठीक। पहली एंट्री है, कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन ऑफ ₹6,000। एक बात और मैं बताना चाहूंगी, डिसोल्यूशन के अंदर हमने एक कंसेप्ट पढ़ा था सेक्शन 48, जिससे मैंने आपको ये बताया था कि सबसे पहले थर्ड पार्टी लाइबिलिटी पे की जाती है, फिर पार्टनर का लोन, यानी कि, और जो थर्ड पार्टी लाइबिलिटी होती है ना वो रियलाइजेशन में ही पे होती है। थर्ड पार्टीज की जो लाइबिलिटीज हैं वो कहां जाके पे होती हैं, रियलाइजेशन अकाउंट में, और सबसे पहले वही पे होती हैं। तो इसका मतलब पार्टनर का लोन नहीं आता रियलाइजेशन में, पार्टनर की कैपिटल नहीं आती। मैंने कहा पार्टनर का लोन नहीं आता, अगर उसके किसी बीवी का लोन है, भाई का लोन है, बहन का लोन है, भाई बीवी वो उसकी है, फर्म की नहीं है, फर्म के लिए तो बाहर वाली है, मतलब आई मीन टू से दैट कि एक आउटसाइडर लाइबिलिटी है, थर्ड पार्टी लाइबिलिटी है, तो भाई बीवी का लोन होगा तो रियलाइजेशन में ट्रांसफर होगा। अगर पार्टनर कहता है मैं अपनी बीवी का लोन पे करने के लिए तैयार हूं, तो ये मत कहना भाई तेरी बीवी आपस में एडजस्ट कर ले, आपको उसको पैसा भरना पड़ेगा, क्योंकि वो आपकी लाइबिलिटी पे कर रहा है, ठीक है। बीवी तो वो उसके घर में है ना, उसकी बीवी ने अगर आपको लोन दिया है तो वो आपके लिए लाइबिलिटी है। तो अगर कोई पार्टनर लोन पे कर रहा है तो इसको ये मत कह देना कि घर की बात है घर में सुलटा लो, उसको पैसा देना पड़ेगा। जैसे कि इसका फर्स्ट पॉइंट आया इसलिए मैंने आपको ये बात बताई। हमारा पार्टनर का नाम क्या है, कुणाल, और इसमें लिखा हुआ है कुणाल अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन, ठीक है। तो यहां पर बेसिकली आप इसको कैसे ट्रीट करोगे, लाइबिलिटी पेड ऑफ बाय अ पार्टनर, ठीक है। एंट्रीज बताई थी ना, तो जब लाइबिलिटी कोई पार्टनर पे करता है तो क्या होती है बताओ, किसका खर्चा है, फर्म का। फर्म अपनी लाइबिलिटीज कहां से पे करती है, रियलाइजेशन से, तो एंट्री क्या जाएगी, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट। किसने पे किया है, हमारे पार्टनर ने, तो टू कुणाल्स कैपिटल अकाउंट। कितने का लोन था, लोन था हमारे पास 6,000 का, ठीक है। सेकेंड एंट्री है हमारे पास, ध्यान से समझेंगे इसे, टोटल क्रेडिटर्स ऑफ द फर्म वर 40,000। भाई हमारे पास टोटल क्रेडिटर 40,000 रुपए के हैं,
ठीक है। क्रेडिटर्स ऑफ 10,000 वर गिवन अ पीस ऑफ फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 8,000 आउट ऑफ द टोटल फर्नीचर ऑफ बुक वैल्यू 28,000 इन सेटलमेंट। कितना कुछ कह गए ना ये। चलो थोड़ा सा तोड़ तोड़ के करते हैं इस काम को। उन्होंने बोला क्रेडिटर ऑफ 10,000, यानी कि इस 40,000 के टोटल क्रेडिटर में से 10,000 के क्रेडिटर को हमने 8,000 का फर्नीचर दे दिया। अब बात समझ आ गई। आगे लिखा है आउट ऑफ टोटल फर्नीचर। उन्होंने यहाँ पे कहीं ना कहीं हमें फर्नीचर के बारे में भी बता दिया है। उन्होंने हमें ये बता दिया है कि फर्नीचर टोटल कितने का था हमारे पास, 28,000 का फर्नीचर था, जिसमें से 8,000 का फर्नीचर तो आपने क्रेडिटर को दे दिया है। ठीक, अच्छा आगे चलते हैं। रिमेनिंग क्रेडिटर्स अलाउड अ डिस्काउंट ऑफ 10%। बचे हुए क्रेडिटर कहते हैं भाई 10% के डिस्काउंट पे पेमेंट कर दो। अब मुझे बताओ बचे हुए क्रेडिटर है कितने के, 30,000 के। 10% का डिस्काउंट का मतलब क्या, हमने उनको कितना पैसा दिया होगा, 90%। हमने उनको कितना पैसा दिया, 90%। तो सीधे सीधे इसका 90% निकाल लो ना। हमने उनको कितना पैसा दिया है, 27,000। अब आप मुझे बताओ इसकी एंट्री क्या करोगे भाई। इसमें तो सेटलमेंट हो गया, वाले क्रेडिटर्स ने तो कह दिया है कि 8,000 रुपए का फर्नीचर दे दो, सेटलमेंट हो गई। बचे हुए 30,000 वालों ने कहा 10% का डिस्काउंट ले लो, तो यानी कि 90% की पेमेंट हमने करी। तो इसकी एंट्री हम कर लेते हैं क्या, रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। ठीक है, ये एंट्री हो गई हमारी। कहीं ना कहीं इसके अंदर एक और ट्रांजैक्शन भी छुपी है। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात जो आपने लिखनी भी है, तो क्वेश्चन में आउटसाइडर लायबिलिटी की सेटलमेंट वैल्यू ना दी हो। सेटलमेंट वैल्यू ना दी हो का मतलब कि हमने कितने की लायबिलिटी पे करी, उसका कोई जिक्र ही नहीं है पूरे क्वेश्चन में। मतलब हमारे पास लायबिलिटी बता तो दी कि 20,000 की लायबिलिटी है, बट हमने 20,000 का कितना पैसा दिया इस बारे में कोई जानकारी नहीं है। तो आपको उस लायबिलिटी को बुक वैल्यू पर ही सेटल करना होता है, क्योंकि सेक्शन 48 कहता है बिना थर्ड पार्टी लायबिलिटी पूरे किए आप आगे नहीं बढ़ सकते। ठीक है, तो अगर क्वेश्चन हमें इंफॉर्मेशन ना भी दे तो भी हम उसको बुक वैल्यू पे सेटल करेंगे। ठीक, इसी प्रकार अगर आपको क्वेश्चन में आपके टेंजिबल एसेट्स के बारे में, टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी, अगर आपको क्वेश्चन में टेंजिबल एसेट्स की रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी, तो आप इसे इसकी बुक वैल्यू पर ही रियलाइज्ड करेंगे। जैसे कि इस वाले क्वेश्चन में ये तो बताया गया कि फर्नीचर 28,000 का है, और चलो 8,000 वाला फर्नीचर हमारा चला भी गया, बट बचे हुए 20,000 के फर्नीचर के बारे में तो कोई इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम क्या मान लेंगे कि बचा हुआ फर्नीचर 20,000 में ही बिक गया होगा, कैश में कन्वर्ट हो गया 20,000 में ही। बहुत इंपॉर्टेंट है ये दोनों कंसेप्ट। ठीक है, कि टेंजिबल एसेट्स का तो आपने बता दिया। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल लाइक गुडविल। मेरा बिजनेस बंद हो गया, सुनो मेरा बिजनेस बंद हो गया, मैंने कहा मेरी गुडविल खरीद लो। भाई तुम्हारा बिजनेस ही बंद हो गया, किसको गुडविल बेच रहे हो तुम, पेटेंट्स, बट गुडविल तो दिखेगी इंटेंजिबल एसेट्स में। तो गुडविल का जो ट्रीटमेंट है, मैंने आपको स्टार्टिंग बताया था, यहाँ गुडविल बिल्कुल अलग है। यहाँ गुडविल का कोई केस ही नहीं है, गुडविल को अदर एसेट्स की तरह डील करना है। लेकिन अगर किसी इंटेंजिबल एसेट की आपको रियलाइज वैल्यू नहीं दे रखी तो उसको कुछ नहीं करना, कुछ भी नहीं करना। लिख लो इसे भी। अगर कोई इंटेंजिबल एसेट है, लाइक फॉर एग्जाम्पल गुडविल, उसकी कोई रियलाइज्ड वैल्यू नहीं दे रखी है, तो उसे हम यही मानेंगे कि वो रियलाइज नहीं हुआ है। ठीक है, उसकी कोई वैल्यू, जीरो वैल्यू है उसकी रियलाइज्ड। ठीक है, समझ आ गया यहां तक सबको। अब फर्नीचर की भी एंट्री कर दें हम, रियलाइजेशन की। बताइए क्या एंट्री होगी फर्नीचर रियलाइज्ड। ऐसा आ रहा है हमारे पास, फायदों में रियलाइजेशन, क्रेडिट। ठीक है, तो आप क्या करेंगे एंट्री, कैश अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। बताइए यहां तक किसी को कोई समस्या परेशानी नहीं। चले आगे थर्ड एंट्री की तरफ। थर्ड एंट्री क्या कहती है, थर्ड एंट्री कहती है रोहित हैड गिवन अ लोन ऑफ 70,000 टू द फर्म विच वॉज ड्यूली पेड। पार्टनर लोन,
रोहित पार्टनर है ना हमारा, पार्टनर का लोन है, कहां से पे करोगे पार्टनर के लोन को? रियलाइजेशन से ना, मैंने कहा रियलाइजेशन में सिर्फ थर्ड पार्टी लाइबिलिटी आती है, ये हमारे थोड़े घर वाले लोग हैं, सीधे फर्म की तिजोरी से पैसा ले जाते हैं। ये पार्टनर के लोन का पैसा देना है ना हमने, सीधे फर्म की तिजोरी में से ले जाओ, ठीक है। अभी मैं वैसे आपको लेकिन लोन का पूरा कंसेप्ट एक बार पढ़ाऊंगी भी अब, क्योंकि इसमें एक पॉइंट आगे सिलेबस मैंने आपको छोटा सा बता दिया है कि अगर किसी पार्टनर के लोन की पेमेंट अगर आपको करनी है तो उस फर्म की तिजोरी में से करनी है, तो सीधे आप क्या एंट्री करेंगे? लाइबिलिटी कम हो रही है एक, किसके नाम से? रोहित्स लोन के नाम से, तो रोहित्स लोन अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। हाँ भाई बताइए, कोई डाउट इसमें? आगे देखो, अ मशीन विच वॉज नॉट रिकॉर्डेड इन द बुक्स वॉज टेकन बाय कुणाल एट 3000 whereas its expected value was 5000। एक मशीन हमारी बुक्स में नहीं लिखी हुई थी, लेकिन उसे हमारा फर्म का एक पार्टनर लेकर चला गया। एक्चुअल वैल्यू उसकी हम एक्सपेक्ट कर रहे थे 5000, लेकिन पार्टनर 3000 में ले गया, तो क्या करोगे? नहीं आएगा? क्यों? 2000 की एंट्री आएगी ना, नहीं आएगी। मेरी फर्म बंद होने जा रही है, मेरी फर्म बंद होने जा रही है, भले ही वो एसेट अनरिकॉर्डेड था, कुछ दे के जा रहा है या नहीं दे के जा रहा है? पार्टनर लेके जा रहा है ना, पार्टनर को मुफ्त में तो देंगे नहीं, पार्टनर हमारे को रिश्तेदार नहीं है फर्म का। एक पार्टनर कहता है एक अनरिकॉर्डेड एसेट आपका रखा हुआ है, मुझे दे दो। हमने कहा ठीक है ले जाओ, तुरंत उठा के लेके चलने लग गया। हमने उसको पीछे से रोक लिया कि भाई साहब इधर आओ। उसने कहा अनरिकॉर्डेड ही तो है, आपको क्या फर्क पड़ रहा है? हमने कहा क्यों, क्या हुआ अनरिकॉर्डेड, हम मार्केट में बेच के पैसा ले लेंगे। तो आप भी हमें पैसा दोगे, भले ही अनरिकॉर्डेड एसेट लेके जा रहे हो, भले ही अनरिकॉर्डेड एसेट लेकर जा रहे हो आप, लेकिन पैसा आपको देना पड़ेगा। और आप पैसा में कहां से देते हो? अपनी कैपिटल से देते हो। पहली बात तो ये समझ आ गई कि पैसा तो हम लेंगे उससे। दूसरी बात, 5000 लेंगे 3000 लेंगे, कहते भागते चोर की लंगोटी सही, सुनिए ना कहावत, भले 5000 वैल्यू है 3000 मिल रहा है ना, ले लो, ठीक है। तो किससे एंट्री करनी है? 3000 से। तो क्या है? तो आप लिखोगे कुणाल्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट, कितने से? 3000 से। द फर्म हैड अ डेबिट बैलेंस ऑफ ₹15,000 इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ऑन द डेट ऑफ डिसोल्यूशन। 15,000 का प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है। पहले बताओ रियलाइजेशन में आएगा या नहीं आएगा? जब ये भी बताओ कि डेबिट बैलेंस और प्रॉफिट एंड लॉस होता क्या है? प्रॉफिट या लॉस? प्रॉफिट या लॉस? लॉस, क्योंकि डेबिट बैलेंस है। प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस पार्टनर्स की कैपिटल को कम करेगा, तो क्या एंट्री होती है? रोहित्स कैपिटल अकाउंट 15,000 का है। रेशो दे रखी है क्या क्वेश्चन में? नहीं दे रखी, तो क्या मानोगे? इक्वल हो गई, ठीक है। नेक्स्ट, पेड द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस ऑफ 16,000 आउट ऑफ इट्स प्राइवेट फंड, हु वाज टू गेट अ रेम्यूनरेशन ऑफ 15,000 फॉर कंप्लीटिंग द डिसोल्यूशन प्रोसेस एंड वाज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। फिर से रियलाइजेशन एक्सपेंसेस की बात हुई, तो वही मेरी कहानी, इन्होंने बोला कि हम ना सार्थक को 16,000 रुपए देते हैं, नहीं सॉरी, सार्थक ने अपनी जेब से 16,000 रुपए भरे हैं। सार्थक की जेब, पेड बाय, सार्थक की जेब से कितने पैसे गए हैं? 16,000 रुपए, ठीक है। आगे लिखा हुआ है जिसको हमने 15,000 की रेम्यूनरेशन दी है। भाई उसको रेम्यूनरेशन देना तो हमारा खर्चा है। देखो रियलाइजेशन एक्सपेंसेस का कंसेप्ट एक अलग चीज हो गई और रेम्यूनरेशन पे करना एक अलग चीज है। जब भी रेम्यूनरेशन दे रखा हो आपने उसकी एंट्री करनी है, क्योंकि वो हमारे फर्म का खर्चा है, ठीक है। तो पहले तो हम यही वाली एंट्री कर लेते हैं, एक्सपेंसेस का क्या हुआ वो बाद में देखेंगे। तो रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट 15,000 से, ठीक। आगे उन्होंने एक लाइन बोली, एंड ही वॉज रिस्पॉन्सिबल टू बियर ऑल द रियलाइजेशन एक्सपेंसेस, यानी कि बॉन्ड बाय भी क्या है? पार्टनर। वो खर्चा भी पार्टनर का था, पे भी पार्टनर ने किया, तो हमको क्या, हम एंट्री करेंगे क्या? नहीं। बट हम एक काम जरूर करेंगे, हम ये नो एंट्री ये वर्ड्स लिख के जरूर आएंगे, ये साबित करने के लिए कि हम समझदार हैं, हमें पता है कि इसकी नो एंट्री है, ठीक है। डिसोल्यूशन में रियलाइजेशन की जनरल एंट्रीज सीख ली हैं, ठीक है। जनरल एंट्रीज अगर आपने सीख ली तो अकाउंट तो उससे भी आसान है। जनरल एंट्रीज ही मेन है इसके अंदर सीखना, अकाउंट में आपको कुछ खास प्रॉब्लम नहीं आने वाली है, ठीक है। तो आज हम सीखते हैं कि रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनाया जाता है।
हमने स्टार्टिंग में ये पढ़ा कि डिसोल्यूशन के टाइम पे हम अपने सारे एसेट्स और सारी लाइबिलिटीज को क्लोज करते हैं। अब मैं अगर सारे बोल रही हूँ तो इसका मतलब ये नहीं कि सच में सारे हैं, मैंने आपको बता दिया है कि कौन कौन सी लाइबिलिटीज ट्रांसफर होती हैं। आउटसाइड लाइबिलिटीज, जो हमारे आउटसाइड डेट्स हैं वो यहाँ पर ट्रांसफर किए जाते हैं। एसेट्स कौन से ट्रांसफर किए जाते हैं? जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, इनको हमें रियलाइज करना है और जिनको रियलाइज करके हमारे पास पैसा आने वाला है, ठीक है। और जो ऑलरेडी कैश में कन्वर्टेड है या कैश में कन्वर्ट नहीं हो सकता, उन्हें हम यहाँ पे ट्रांसफर नहीं करेंगे। फॉर एग्जाम्पल कैश और बैंक ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। अगर आपके पास प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है, वो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं है। कोई एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस है, वो आपको ट्रांसफर करने की जरूरत नहीं। क्यों? क्योंकि उनका ट्रीटमेंट चलता है एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस की तरह, जैसे आप बाकी के चैप्टर्स में अब तक पढ़ते आए हो, ठीक है। तो रियलाइजेशन अकाउंट में सबसे पहले डेबिट साइड में आप ट्रांसफर करोगे सारे सन्ड्री एसेट्स, क्योंकि देखो एसेट्स का होता है डेबिट बैलेंस, तो उनको क्लोज करने के लिए आप क्या करोगे? क्रेडिट। तो एंट्री आपने क्या सीखी थी? रियलाइजेशन टू सन्ड्री एसेट्स ना, तो आपके रियलाइजेशन के डेबिट में जाएगा सन्ड्री एसेट्स। मैंने यहाँ सन्ड्री एसेट्स लिखा है, इसके बाद हम नीचे यहाँ पे उनकी डिटेलिंग भी देंगे कि बिल्डिंग इतने की है, फर्नीचर इतने की है, प्लांट एंड मशीनरी इतने का है, ठीक है। इधर साइड में आपके ट्रांसफर होंगी सन्ड्री लाइबिलिटीज, जैसे कि बिल्स पेबल है, क्रेडिटर्स है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस हैं, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स भी है, इवन वो यहाँ पे ट्रांसफर होगा, ठीक है। और मैं भी आपको कुछ स्पेशल केसेस के बारे में भी यहाँ पर बताऊंगी। आपको याद है हमारे में दो स्पेशल रिजर्व होते हैं, WCR और IFF या IFR जिसे हम बोलते हैं, वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व और इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। इनका ट्रीटमेंट हर चैप्टर में आपने देखा होगा कि जनरल रिजर्व से अलग चलते हैं। ये जनरल रिजर्व तो हमारा सीधा साधा बिल्कुल गऊ है, उसे तो पता है हमें पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में जाके बटना है। लेकिन इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड और वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व ये थोड़े से चुलबुले टाइम पे इनकी थोड़ा ट्रीटमेंट अलग हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ भी थोड़ा सा इनका ट्रीटमेंट अलग है, लेकिन उनके लिए पहले हमें कुछ चीजों को देखना भी तो पड़ता है। जनरल रिजर्व बांटते टाइम में कुछ देखना थोड़ी होता है, सीधे पूरा जनरल रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। लेकिन अगर इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है तो पहले आपको ये चेक करना है कि इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कम तो नहीं हुई है, क्योंकि पहले फिर वो उसके लिए इस्तेमाल होगा। वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए भी पहले आप ये चेक करते हो कोई लाइबिलिटी तो नहीं है उसकी, क्योंकि पहले उसके लिए इस्तेमाल होगी तब जाके बढ़ता है, ठीक है। तो यहाँ पर भी आपके सारे रिजर्व्स जो होते हैं वो आपके पार्टनर्स कैपिटल में ट्रांसफर होते हैं। सारे रिजर्व्स, नॉर्मल जो भी रिजर्व्स होते हैं हमारे, वो सब पार्टनर्स कैपिटल में ही जाएंगे। बट IFF आपका यही क्लोज होगा। जब आप यहाँ अपने रिजर्व्स मतलब लाइबिलिटीज को क्लोज कर रहे होगे, तो अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड है या इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है तो वो यही क्लोज होगा। रीजन, ये एसेट के अगेंस्ट बनाया हुआ रिजर्व है। कौन से एसेट के अगेंस्ट? इन्वेस्टमेंट। और जिस एसेट के अगेंस्ट आपने इस रिजर्व को बनाया है वो एसेट भी तो आप यहीं क्लोज कर रहे हो, तो अब उसकी वैल्यू बढ़ रही है या घट रही है वो यहीं आपस में एडजस्ट हो जाएगा। बोलो, पूरा एज इट इज, हमें कुछ सोचना ही नहीं है, सीधी तरीके से पूरा IFF यहीं आपको क्लोज करना है, ठीक। लाइकवाइज प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, देखो ये वाला प्रोविजन भी किसी एसेट के अगेंस्ट बनाया गया है। कौन से एसेट के अगेंस्ट? सन्ड्री डेटर्स। आप डेटर्स यहाँ क्लोज कर रहे हो ना, तो जब आप डेटर्स यहाँ क्लोज कर रहे हो तो प्रोविजन भी उसका यही क्लोज होगा। अब बारी आती है वर्कमैन कंपेंसेशन की। अब वर्कमैन कंपेंसेशन के बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगी। सबसे पहले, क्योंकि वर्कमैन कंपेंसेशन रिजर्व का एक हमारा यूज होता है कि ये पहले अगर हमें वर्कर्स को कोई भी कंपेंसेशन देना है, कोई भी हमारी लाइबिलिटी अराइज हो रही है वर्कर्स के लिए, तो पहले हम इसका इस्तेमाल उसके लिए ही करेंगे। तो पहले आप क्वेश्चन में चेक करो कि क्या कोई लाइबिलिटी है। सपोज आपका वर्कमैन कंपेंसेशन है 20,000 का और क्वेश्चन में किसी भी तरीके की कोई इंफॉर्मेशन नहीं है, ठीक। तो आप इस केस में पूरा WCR पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, ठीक है। फिर हमें कुछ नहीं देखना अगर कोई इंफॉर्मेशन नहीं है तो। बट सपोज करो कि आपको क्वेश्चन में लाइबिलिटी दे रखी है वर्कमैन कंपेंसेशन के लिए 10,000, या चलो 10,000 फिर कॉमन से हो जाता है 15,000 की, ठीक। तो आप क्या करेंगे? आप WCR ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में, कितना? अप टू द लाइबिलिटी, जितने की लाइबिलिटी है, दैट इज 15,000। जितने की लाइबिलिटी है उतने तक का आप WCR ट्रांसफर करेंगे रियलाइजेशन में।
और जो रिमेनिंग WCR है, जो बचा हुआ आपका WCR रह जाएगा, वो ट्रांसफर होगा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में। ठीक, क्यों? अब ये 15,000 ही क्यों यहाँ पे ट्रांसफर हो रहा है? क्योंकि हम जो लाइबिलिटी है, अपनी सारी लाइबिलिटी कहां से पे करते हैं? रियलाइजेशन से। तो मैंने वो WCR की लाइबिलिटी भी यहीं से पे करनी है। लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन इसी अकाउंट से पे होगी। तो मैंने उस लाइबिलिटी को पे करने के लिए लेकिन पैसा जोड़ रखा था ना, तो वो पैसा भी हम यहीं पे ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, तो अगर WCR को बांटने की बारी आती है तो यहां पर WCR आता है ओनली अप टू द लाइबिलिटी फॉर वर्कमैन कंपेंसेशन। तो अगर कोई लाइबिलिटी नहीं है तो ये यहाँ पे नहीं आएगा, और अगर कोई लाइबिलिटी है तो जितने की लाइबिलिटी है उतने की आ जाएगा। बट ऐसा भी तो केस अराइज हो सकता है जब लाइबिलिटी 30,000 की आ जाए, लाइबिलिटी 30,000 की भी तो आ सकती है। तो इन दैट केस आप WCR जितना भी है पूरा का पूरा ही रियलाइजेशन में ट्रांसफर कर दोगे, फुल अमाउंट से। फिर पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में कुछ नहीं जाएगा, क्योंकि पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में पैसा तब जाता है जब बचता है। जब बचता नहीं है तो जाएगा भी नहीं, जो बाकी का 10 होगा वो अपने आप रियलाइजेशन से हो जाएगा एडजस्ट। वो यहाँ पे अपने आप, बाकी का पैसा हमारे पास आ भी तो रहा है यहाँ पे कहीं और से, वो अपने आप आपस में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, समझ आ रही है ये बात? WCR समझ आ गया आपको? ठीक है, अब उसके बाद हमने ये ट्रांसफरिंग एंट्री तो कर दी। अब तक हमने क्या करी है? ये सिर्फ हमारी ट्रांसफर एंट्री है, हमने सिर्फ अपने अकाउंट्स क्लोज करे हैं। ये आती है एसेट्स के रियलाइजेशन की। जब एसेट्स बिकते हैं आप क्या एंट्री करते हो? अब तो आपको एंट्री आती है कैश और बैंक अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन। आप रियलाइजेशन को क्रेडिट करते हो ना, तो यहां पर आएगी एंट्री आपकी। और सीधी सी बात, आपके एसेट्स यहां जाके रियलाइज होंगे। आपने उनको कैंसिल यहां किया है, आपने उनको क्लोज यहां किया है, उनको रियलाइज कहां कर रहे हैं हम? जाके यहां पे। तो अगर आप अपने एसेट्स रियलाइज करते हैं कैश में, तो आप यहां लिखेंगे बाय कैश और बैंक। अगर आप अपने एसेट्स को रियलाइज करते हो कैश और बैंक के थ्रू, तो वो आपका इस साइड आ जाएगा, मतलब बढ़ेगा इस साइड, पैसा आएगा इस साइड, जाएगा इस साइड। ठीक है, उसके बाद अगर आपका कोई पार्टनर लेकर चला गया, तो अगर आपका कोई पार्टनर लेकर चला गया आपका एसेट, तो पैसा तो नहीं आ रहा ना उससे, लेकिन हाँ हमारी एक पार्टनर कैपिटल के नाम की लाइबिलिटी जो है वो कम हो रही है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे? बाय पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। ठीक है, एसेट टुक ओवर बाय अ पार्टनर। ठीक, यहाँ ये तो काम हो गया एसेट्स का। लाइबिलिटीज अगर सेटल होंगी तो इस साइड, एसेट साइड कौन सी होती है? तो जब लाइबिलिटीज को सेटल करेंगे तो आप इस साइड सेटल करेंगे उसको। ठीक है, अगर आप कैश में सेटल करते हैं तो टू कैश और बैंक। ठीक है, लाइबिलिटीज पेड ऑफ। और अगर कोई आपका पार्टनर आपके बिहाफ पे आपकी लाइबिलिटी सेटल कर दे तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। बताइए, तो ये गड़बड़ क्या होगी इसमें? कोई बात नहीं, सुन लो। देखो, सीधा सा फंडा है, आपने अपने एसेट्स यहाँ ट्रांसफर करे, उनको रियलाइज आपने यहाँ पर किया। ठीक है, यहां से उन्हें बुलाया, यहां से उन्हें भेज दिया। लाइकवाइज यहां से आपने अपने लाइबिलिटीज को एंटर कराया, यहाँ पे आपने लाइबिलिटीज क्लोज करी, इस साइड से आपकी लाइबिलिटीज पे ऑफ की जा रही हैं। अगर कोई आपके एक्सपेंसेस हैं जो आप जैसे रियलाइजेशन एक्सपेंसेस होते हैं, तो टू कैश और बैंक, पार्टनर पे कर रहा होता है तो रियलाइजेशन टू पार्टनर्स कैपिटल होती है, तो भी यही एंट्री होती है। तो मैं इसको अलग से नहीं लिख रही हूँ। ठीक, ये आपका जनरल फॉर्मेट है रियलाइजेशन का, एकाध एंट्री बढ़ती घटती रहती है। ठीक है, ये बेसिकली ये मेन कंसेप्ट है आपका, ये बेसिक है रियलाइजेशन का। ठीक, अब आप मुझे बताइए कि क्रेडिट साइड में अगर हम गेन्स लिख रहे हैं और क्रेडिट साइड मेरी बड़ी आ रही है, तो प्रॉफिट होगा या लॉस? प्रॉफिट। ठीक है, गेन साइड बड़ी आ रही है, गेन मतलब फायदा फायदा फायदा। ठीक है, तो यहां आप लिखेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। ठीक है, और मेरे को ना ये चैप्टर इसलिए भी और भी बहुत ज्यादा खूबसूरत और मजेदार लगता है
कि यहाँ ना ये रेशो में उलझाते ही नहीं है हमें। जितने पार्टनर्स हैं 3, ठीक है, उन्हें बढ़ जाएगा, एक ही रेशो है। अगर ये साइड आपकी बड़ी आती है डेबिट साइड, यानी कि आपकी लॉस साइड, तो लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स, अगर 3 पार्टनर एक्स वाई जेड तो उनमें चढ़ जाएगा। ठीक है, आपको भी पता है कि दोनों में से कोई एक ही चीज आ सकती है, दोनों एक साथ नहीं आ सकती। ठीक, क्या हुआ, रियलाइजेशन का कंसेप्ट समझ लिया, रियलाइजेशन अकाउंट कैसे बनता है। ठीक है, अब उसके ऊपर बेस्ड एक क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ी सी क्लैरिटी आ जाएगी हमें। तो नहीं, क्वेश्चन नंबर 22 देखो जरा, प्रदीप और राजेश वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन है, अच्छा जब भी आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे ना तो डिसोल्यूशन के क्वेश्चन की स्टार्टिंग की इन्फॉर्मेशन जरूर पढ़ना। कई बार कुछ ट्रांजैक्शन ऐसी होती है जो स्टार्टिंग में दे रखी होती है। ठीक है, सो प्रदीप एंड राजेश वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशो ऑफ 3:2. So they decided to dissolve their partnership firm on 31st March 2018. Pradeep was deputed to realize the assets and to pay off the liabilities. गौर फरमाने वाली बात है कि हमने प्रदीप को काम दिया है कि वो एसेट्स को बेचे और लाइबिलिटीज को सेटल करे। फॉर दिस ही वॉज पेड ₹1,000 एज हिज कमीशन। अंडरलाइन दिस, कि जब आप रियलाइजेशन अकाउंट बना रहे होंगे तो आपको इस ट्रांजेक्शन को एंटर करना है। ठीक है, रिकॉर्ड करना है। द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द फर्म ऑन 31st मार्च वॉज एज फॉलोज। आपको बैलेंस शीट दे रखी है। देखो, अब तक हम जब भी एंट्रीज करते आए हैं, बाकी के चैप्टर्स के अंदर अकाउंट्स बनाते आए हैं, तो हम बैलेंस शीट से ही शुरुआत करते आए हैं ना। जब भी हम अकाउंट्स बनाते हैं तो हम बैलेंस शीट को ही कंसिडर करते हैं, पॉइंट्स देखते हैं। डिसोल्यूशन में हम सबसे पहले बैलेंस शीट देखेंगे। हमारा सबसे पहला काम है बैलेंस शीट में से एसेट्स और लाइबिलिटीज को क्लोज करना, क्योंकि बाद में पॉइंट्स का काम स्टार्ट होता है। ठीक है, तो पहले हम देखते हैं कि कौन कौन से एसेट्स हम यहाँ पे ट्रांसफर कर सकते हैं। तो यहाँ आप हेडिंग डालोगे टू सन्ड्री एसेट्स। ठीक है, बताइए बिल्डिंग आप यहाँ पे क्लोज करेंगे या नहीं? बिल्डिंग, क्या बिल्डिंग को रियलाइज किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है। बिल्डिंग को कैश में कन्वर्ट किया जा सकता है, तो आप बिल्डिंग को यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे। तो 1,20,000। उसके बाद इन्वेस्टमेंट बिल्कुल की जा सकती है, 30,600। डेटर्स, बताइए डेटर्स भी ट्रांसफर हो सकते हैं। अब बारी आती है कि भाई इसमें प्रोविजन भी है। मैंने आपको कल भी समझाया था, क्योंकि देखो डेटर्स एसेट है, इनके डेबिट बैलेंस होता है। प्रोविजंस काइंड ऑफ लाइबिलिटी है, उसका क्रेडिट बैलेंस होता है। ठीक है, तो वो यहाँ पर क्लोज होगी आपकी। तो यहाँ भी हम हेडिंग डाल के रख लेते हैं बाय सन्ड्री लाइबिलिटीज, जिसमें आप क्या क्लोज करने जा रहे हो? प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। देखो मैं शॉर्ट फॉर्म में लिख रही हूँ, लेकिन आप लोग शॉर्ट फॉर्म में नहीं लिखेंगे। ठीक है, यहाँ डेटर्स आ गए 34। देखो विदाउट प्रोविजन हमने यहाँ पे क्लोज किया है। ठीक है, नेक्स्ट बिल रिसीवेबल्स होंगे ट्रांसफर। कितने के हैं? 37,400। बैंक अकाउंट, बैंक ऑलरेडी कैश है, कलेक्टेड कैश है, ये ऑलरेडी हमारे पास है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट रियलाइज हो सकता है क्या? नहीं। और हमारे पास एसेट साइड का प्रॉफिट एंड लॉस क्या है? प्रॉफिट या लॉस? लॉस। कहाँ जाएगा? किसका ये लॉस? पार्टनर्स का, तो पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में जाएगा। गुडविल, अगर ये क्वेश्चन एडमिशन, रिटायरमेंट, डेथ और चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो का होता तो आप गुडविल का क्या करते हैं? ये एग्जिस्टिंग गुडविल है, बांट देते ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशो में, यही काम करते। अब मैंने आपको कहा था ना कि डिसोल्यूशन इसलिए बहुत खूबसूरत है, जिन दो चीजों में हम बाकी वाले चैप्टर्स में अटकते, लाइक गुडविल हो गई, रेशोज हो गई, ये उन्हीं सब का इसने चक्कर खत्म कर रखा है। इसने कहा कोई एग्जिस्टिंग, कोई रिवैल्यूड गुडविल नहीं होती यहाँ पे। जो गुडविल आपको दे रखी है ना एसेट साइड में, उसे आप नॉर्मल एसेट्स की तरह ट्रीट करें, यहीं पे आप इस गुडविल को भी क्लोज करेंगे। ठीक है, तो आपकी गुडविल भी यहीं पे आएगी, कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं है यहाँ पे। जैसे बाकी एसेट्स का ट्रीटमेंट है वैसे इसका भी ट्रीटमेंट है, यहीं पे क्लोज होगी ये भी आके। बिक जाएगी तो पैसे लिख देंगे, नहीं बिकेगी तो ना सही। ठीक, तो अब यहाँ पर हमने इसका टोटल करना है सभी एसेट्स। टोटल आ रहा है हमारा 2,26,000। लाइबिलिटी साइड में आते हैं। सबसे पहले दे रखे हमें क्रेडिटर्स। बताइए हमें जब लाइबिलिटी ट्रांसफर करोगे तो सिर्फ इतना ध्यान रखना, आउटसाइडर डेट्स, बाहर वाले लोग। ठीक है, घर वाले नहीं। घर वाले कौन है हमारे? सिर्फ पार्टनर्स।
ठीक है, तो बताइए क्रेडिटर्स बिल्कुल पूरी तरीके से बाहर वाले हैं ये 80,000 के। मिसेस प्रदीप लोन, हमारा पार्टनर कौन है? प्रदीप। किसका लोन दे रखा है? प्रदीप लोन लिखा हुआ है, ठीक है। तो मिसेस प्रदीप लोन का मतलब उसकी बीवी का लोन है, तो बीवी वो उसकी है, वही वाली बात, उसकी घर वाली है। दिस इज नॉट अ मिस्टेक, ये आउटसाइडर, उसकी बीवी अच्छा खासा पैसे वाली थी, उसने उसकी फर्म को लोन दिया है, ठीक है। तो फर्म के लिए क्या है ये? आउटसाइडर लाइबिलिटी, ठीक है। तो आपने यहाँ पर उसको क्लोज करना है, मतलब यही गलती पेपर में मत कराना कि CBSE वालों तुमने गलती करी है। 40,000 का, ठीक है। राजेश लोन पार्टनर है ना? पार्टनर है, आउटसाइडर लाइबिलिटी है नहीं, तो यहां नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड, कुछ भी हो, कुछ भी हो। इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन फंड एज इट इज आपने पूरा 8,000 का ट्रांसफर करना है। क्यों? क्योंकि आपने इन्वेस्टमेंट यहाँ पे पूरी ट्रांसफर कर दी है, जो इफेक्ट आएगा अपने आप ही यहाँ पे कॉम्पनसेट हो जाएगा। अब यहाँ पे हमें लाइबिलिटी साइड का टोटल करना है, क्योंकि आप बताइए क्या पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आएंगे यहाँ? नहीं, ठीक है। तो ये आ गया हमारा 1,32,000। इस काम को करने के बाद हमें सिर्फ पॉइंट्स में जो इंस्ट्रक्शंस है वो करना है, जो भी हमें पॉइंट्स में इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं हमें वो करना है। जैसे कि पहला बोला गया प्रदीप अग्रीड टू पे हिज वाइफ लोन। प्रदीप कहता है कि मैं अपनी बीवी का लोन चुका दूंगा, तो हम उसे कहते हैं हाँ भाई चुका दो, कोई दिक्कत नहीं है। वो कह रहा है मैं चुका दूंगा, तुम मुझे पैसा दे देना, मेरी कैपिटल को बढ़ा देना। मैंने आपको लास्ट क्लास में रियलाइजेशन का कॉन्सेप्ट क्या बताया? एसेट्स यहाँ आके सेटल होंगे, यहाँ के रियलाइज करना है, लाइबिलिटीज को सेटल यहाँ करना है, ठीक है। तो अगर एक पार्टनर कहता है कि ये जो आपकी ये वाली लाइबिलिटी है ना, ये मैं पे कर रहा हूं, तो आप किसको पे करेंगे पैसा? प्रदीप को। भाई प्रदीप कहता है कि मैं आपकी प्रदीप लोन के नाम की, मिसेस प्रदीप लोन के नाम की लाइबिलिटी पे कर देता हूं, तो आपको किसको पैसा देना पड़ेगा? प्रदीप को, ठीक है। तो आप यहां एंट्री करेंगे टू, सो मिसेस सो प्रदीप्स कैपिटल अकाउंट आप यहां पे लिखेंगे और ब्रैकेट में लिखेंगे मिसेस प्रदीप्स लोन। जो भी आप लाइबिलिटी पे करते जाएंगे उसका नाम भी लिखते जाएंगे। कितने की थी लाइबिलिटी वो हमारी? 40,000 की, ठीक है। नेक्स्ट, हाफ ऑफ द डेटर्स रियलाइज 12,000। उन्होंने कहा ये जो आपके डेटर्स है ना, कितने के डेटर्स हैं? 34,000 के डेटर्स। आधे मतलब 17,000 वाले डेटर्स ने हमें 12,000 रुपए दे दिए। अब कितने के थे उससे मतलब नहीं है, कितना पैसा आया उतने से मतलब है। हमारे पास पैसा कितना आ रहा है? 12,000, ठीक है। अब यहां एंट्री किस नाम से करेंगे आप? एसेट रियलाइज हुआ है आपका, तो कैश में ही हुआ होगा। पर क्या आपके पास एसेट साइड में कैश है? बैंक है ना, तो बैंक से एंट्री करना, ठीक है। तो यहां पर डेटर से कितना पैसा रियलाइज हुआ आपको? 12,000, ठीक है। आगे लिखा हुआ है एंड रिमेनिंग डेटर्स, रिमेनिंग मतलब 34,000 के डेटर्स थे, 17 वालों से तो 12,000 मिल गए, बचे हुए 17,000 वाले डेटर्स ने कहा कि हम आपके क्रेडिटर्स है ना, क्रेडिटर कहाँ गए? क्रेडिटर हमारी ये जो क्रेडिटर है आपके 80,000 के, इसके 25% क्रेडिटर हम पे कर देंगे। आपके टोटल क्रेडिटर्स कितने के हैं? 80,000 के जो आपके क्रेडिटर्स हैं उसका 25% निकालो पहले, कितना आया? 20,000। आपके 20,000 के क्रेडिटर के बदले में 17,000 के डेटर्स सेटल हो गए। एक एसेट से एक लाइबिलिटी सेटल हो गई। एंट्री करोगे क्या? नहीं। क्या रिमेनिंग डेटर्स यानी कि 17,000 के जो डेटर्स हैं उनका हमने इस्तेमाल किया 25% ऑफ क्रेडिटर्स को पे करने के लिए। टोटल हमारे क्रेडिटर्स 80,000 के हैं, 80,000 का 25% हुआ 20,000, यानी कि 80 में से 20,000 की लाइबिलिटी पे ऑफ हो चुकी है। कैसे पे ऑफ हुई है? एक एसेट से। अभी भी कितने की लाइबिलिटी बची है? 80 में से 20 के सेटल हो गई 60 की। ध्यान रखना है कि 60 की लाइबिलिटी बची है, ठीक है। आगे देखो, इन्वेस्टमेंट सोल्ड टू राजेश। एक मेरा पार्टनर लेके चला गया मेरी एक इन्वेस्टमेंट, एक एसेट, तो हम किससे पैसा लेंगे? पार्टनर से लेंगे ना। पैसा नहीं आया हमारे पास, हमने उसकी कैपिटल में से पैसा निकाल लिया है, तो इधर सेटल होगा वो। थोड़ा सा स्पेस छोड़ के लिखेंगे, बाय राजेश कैपिटल अकाउंट। क्या लेके गया है? इन्वेस्टमेंट। कितने की? 27,000 की, ठीक है। उसके बाद आगे देखिए, रिमेनिंग क्रेडिटर्स बताना जरा, रिमेनिंग कितने थे?
60,000 के। उन्होंने बोला रिमेनिंग क्रेडिटर्स वर टू बी पेड आफ्टर 2 months, दे वर पेड इमीडिएटली एट 10% पर एनम डिस्काउंट। उन्होंने कहा जो बचे हुए क्रेडिटर्स थे ना, मैं 2 महीने बाद पे करने थे, लेकिन क्योंकि हम उन्हें आज ही पे कर रहे हैं तो वो हमें डिस्काउंट दे रहे हैं 10% पर एनम के हिसाब से। ठीक है, तो हम यहां पर पेमेंट करते हैं, जरा किस नाम से करेंगे, वही टू बैंक अकाउंट। यहां आप लिखोगे क्रेडिटर्स, कितने क्रेडिटर्स थे, 60,000 के। ठीक है, इसमें से आप माइनस करो डिस्काउंट, 60,000 इंटू कितने का डिस्काउंट दे रहे हैं वो हमें, 10%, लेकिन कितने महीने का, 2 महीने का। ठीक है, तो इंटू 2/12। ठीक है, तो ये सॉल्व करके आपका 1,000 आएगा, तो 60,000 में से 1,000 गए, 59,000। इसका मतलब क्रेडिटर्स की पेमेंट कितनी हुई है, 59,000 की। यहाँ तक कोई दिक्कत, आगे चलो। देखो जैसा इंस्ट्रक्शन है बस वैसे ही करते जाना है, बहुत ईजी है। रिसीवेबल वर सेटल्ड एट अ लॉस ऑफ 1,400। उन्होंने कहा सेटल तो हुआ है लेकिन 1,400 रुपए के लॉस पे। भाई 37,400 का है, 1,400 माइनस करोगे तो कितने का सेटलमेंट हुआ, 36,000 पे। तो हमारे पास पैसे कितने आए होंगे, 36,000। ठीक है, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस अमाउंटेड टू ₹2,500। क्वेश्चन लिखा बॉन्ड बाय क्या, पेड बाय क्या है, क्या मानोगे, दोनों फर्म। तो एंट्री क्या जाती है फिर, रियलाइजेशन टू कैश। फर्म का खर्चा है टू बैंक अकाउंट, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस कितने हैं, 2,500। अब याद करो कि मैंने आपको एक लाइन अंडरलाइन करने के लिए कहा था, क्या था वो, कि हमने प्रदीप को क्या दिया है, 1,000 की कमीशन दी हमने प्रदीप को। तो वो आप कहां लिखेंगे कमीशन देना, डेबिट साइड में। तो आप यहां लिख दोगे टू प्रदीप्स। अब क्या होता है ना कि देखो ये पॉइंट में नहीं लिखा हुआ था, ये तो मिस हो जाता है बच्चों से। तो इससे पहले अगर आपने अपने क्वेश्चन पेपर में अंडरलाइन कर रखा होगा तो लास्ट में आपको याद रहेगा कि ये एंट्री हमने करनी है। क्या मतलब, यहाँ दोनों अलग अलग चीज है ना, इसलिए। अब बिल्कुल बैलेंस करने से पहले एक चीज देखनी है, पहले आप सारे एसेट्स को देखो। बिल्डिंग रियलाइज हो गई, इन्वेस्टमेंट ये लेकर चला गया, डेटर्स सेटल हो गए थे, आधे यहां हो गए थे, आधे क्रेडिटर से सेटल हो गए थे, बिल रिसेबल की पेमेंट आ गई है, गुडविल कहीं नहीं आया। देखो अगर गुडविल की जगह कोई और एसेट होता, मतलब टेंजिबल एसेट होता, तो मैं उसको उसकी बुक वैल्यू पे रियलाइज कर देती, लेकिन क्योंकि ये एक इनटेंजिबल एसेट है तो इसकी कोई वैल्यू रियलाइज नहीं होगी। ये मैंने आपको नोट लिखवा दिया था। तो अब आप यहाँ एसेट्स का टोटल कर सकते हो, उसकी कोई पेमेंट नहीं होती है, ये तो हमारा ही रिजर्व था। क्रेडिटर्स पेमेंट हो चुकी है, इधर हो गई थी पेमेंट, मिसेस प्रदीप लोन इसने पे ऑफ कर दिया है, IFF की भी कोई पेमेंट नहीं होती। अब आप बैलेंस कर सकते, तो ये टोटल आया हमारा 2 लाख। चलो भाई, हाँ जी, तो हमारा इस साइड का टोटल बड़ा आ रहा है 3,59,000 और इधर साइड का टोटल आ रहा है 3,28,500। तो हमें गेन हुआ है रियलाइजेशन के लिए, तो हम यहाँ लिखेंगे टू गेन ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। क्या नाम है हमारे पार्टनर्स के, प्रदीप, पहले नाम प्रदीप का ही है, प्रदीप एंड राजेश। ठीक है, ये डिफरेंस आ रहा है हमारा 30,500। आप 30,500 को बांटेंगे, 3:2 थी उनकी, तो ये आ गया आपका 18,300 और 12,200। ठीक है, और एंड ऑफ द क्वेश्चन। रियलाइजेशन अकाउंट सिर्फ इतना ही है, मतलब बेस मेन जो भूमिका निभाई है, जो मेन लीड रोल इस रियलाइजेशन का ही है, बाकी तो सिर्फ सपोर्टिंग एक्टर्स हैं इसमें, बाकी के अकाउंट। मेन लीड रोल इसी का ही है रियलाइजेशन अकाउंट का, एंट्री में भी और अकाउंट में भी। मतलब अगर आपने ये समझ लिया ना, 70 क्या, मैं तो कहती हूँ 80% चैप्टर आपने कर लिया अगर आपने रियलाइजेशन कर लिया, तो बाकी का वो 20% ही है जो है। ठीक है, सोल्यूशन के अंदर हम लोग एक पूरे वाला क्वेश्चन कर लेते हैं जिसमें रियलाइजेशन, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, कैश और बैंक अकाउंट, ठीक है, ये सब हमें बनाना होगा। तो क्वेश्चन नंबर 34 देखो जरा। सबसे पहला काम क्या होता है हमारा रियलाइजेशन के अंदर, बताओ। सारे एसेट्स और सारे लाइबिलिटीज, सारे से मतलब कौन से एसेट्स जो कैश में कन्वर्ट हो सकते हो, जो जिससे हमें कैश रियलाइज हो सकता हो, वो सारे एसेट्स, और लाइबिलिटीज कौन से वाली, थर्ड पार्टी,
थर्ड पार्टी, आउटसाइडर्स लाइबिलिटी। ठीक है, तो जरा हम इसके एसेट साइड पे चलें। तो बताओ क्या कैश आपको यहाँ पे लिखना है क्या? कैश तो ऑलरेडी कन्वर्टेड है ना, तो उसको लिखने की जरूरत नहीं है। क्या स्टॉक को रियलाइज कर सकते हैं हम? बिल्कुल कर सकते हैं। तो स्टॉक लिखेंगे आप 20,100। उसके बाद डेटर्स लिखेंगे बिल्कुल। डेटर्स कितने के हमारे पास? 62,600 के। अच्छा, लोन टू ए। अब देखो ऊपर हमारे पार्टनर्स का नाम क्या है? ए बी सी वर इक्वल पार्टनर्स, इसका मतलब हमारे पार्टनर्स में से ही एक है ए। अच्छा, लोन टू ए का मतलब है कि आपने पार्टनर को लोन दे रखा है, मतलब फर्म ने दे रखा है। ठीक है, तो वो भी यहाँ पे नहीं आएगा। इन्वेस्टमेंट है 16,000 की। फर्नीचर 6,500। ठीक है, बिल्डिंग 23,500। आते हैं अब एसेट्स लाइबिलिटी साइड्स पे। तो लाइबिलिटी साइड में देखो हमारे पास लाइबिलिटी साइड में क्रेडिटर्स है हमारे पास, जनरल रिजर्व है, कैपिटल अकाउंट से क्या क्या ट्रांसफर करेंगे आप? सिर्फ क्रेडिटर्स, तो हम यहाँ पे बाय क्रेडिटर्स लिख देते हैं। कितने के हमारे पास क्रेडिटर्स? 50,400। एक काम तो हमारा हो गया। अब हमें पॉइंट्स को फॉलो करना है सिर्फ। देखो पॉइंट नंबर 1 इज फॉर द पर्पस ऑफ डिसोल्यूशन इन्वेस्टमेंट्स वो वैल्यूड एट 18,000। ए टुक ओवर द इन्वेस्टमेंट एट दिस वैल्यू। देखो आपके पास जो एक इन्वेस्टमेंट है उसकी अब 18,000 वैल्यू हो चुकी है और इसी वैल्यू पे ए उस इन्वेस्टमेंट को लेकर चला गया है। ठीक है, बाय एज कैपिटल अकाउंट इन्वेस्टमेंट कितने की लेकर जा रहे हैं? 18,000 की। ठीक है, उसके बाद लिखा है फिक्स्ड एसेट रियलाइज 29,700 वेयर एज स्टॉक एंड डेटर्स रियलाइज 80,000। तीनों एसेट्स हमारे रियलाइज हुए हैं, यानी कि कैसे रियलाइज हुए हैं? कैश में। फिक्स्ड एसेट्स कितने हैं? देखो हमारे 29,700। स्टॉक और डेटर्स एक साथ लिखा है 80,000। ठीक है, हमारे पास क्वेश्चन में फिक्स्ड एसेट्स रियलाइज हो रहे थे 29,700, स्टॉक और डेटर की एक साथ वैल्यू दे रखी थी 80,000, तो हमने भी एक साथ लिख दी। ठीक है, 1,09,700। आगे चलते हैं। एक्सपेंसेस ऑन रियलाइजेशन पेड वर 1,300, यहां पे कर दें। टू कैश अकाउंट रियलाइजेशन एक्सपेंसेस। उसके बाद क्रेडिटर्स ने हमें 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है। क्रेडिटर्स ने हमें 800 रुपए का डिस्काउंट दे दिया है, तो हमने उनको कितनी पेमेंट करी होगी भाई? 50,400 के थे, 800 को उन्होंने हमें डिस्काउंट दे दिया, तो कितने पैसे दिए होंगे आपने उन्हें? 49,600। ठीक है, 50,900। One bill receivable for 1,500 under discount was dishonored as the acceptor had become insolvent and was unable to pay anything and hence the bill had to be met by the firm। अब क्या मतलब है इस लंबी चौड़ी लाइन का कि एक बिल था हमारा 1,500 रुपए का अंडर डिस्काउंट। अंडर डिस्काउंट का मतलब है हमने बैंक से डिस्काउंट करा रखा था, मतलब बिल बैंक को देके बदले पैसे ले रखे थे। पता है ना आपको डिस्काउंटेड बिल का मतलब क्या होता है? हमारे पास एक बिल्स रिसीवेबल है, अभी वो 3 महीने बाद की टाइमिंग का है, हमें पैसों की जरूरत आज ही है, तो हम क्या करते हैं? बैंक के पास वो बिल ले जाते हैं कि बैंक हमें पैसों की जरूरत है, तो बैंक क्या करता है? कुछ अपने चार्जेस काट के बदले में हमें पैसे ले लेता है। तो 3 महीने बाद बैंक अपने आप उससे पैसे कलेक्ट करेगा, मतलब बैंक के पास पैसा आएगा। बट यहाँ पर उन्होंने क्या बोला कि एक बिल था ऐसा ही, हमने डिस्काउंट करा रखा था बैंक से, लेकिन क्योंकि एक्सेप्टर इंसॉल्वेंट हो गया तो अब कोई पैसा वहां से नहीं मिल पाया। तो क्या बैंक हमें छोड़ देगा? बैंक छोड़ेगा नहीं, बैंक कहेगा अब आपको भरना पड़ेगा ये पैसा। तो लिखा है ना एंड हेंस द बिल हैड टू बी मेट बाय द फर्म, तो फर्म को इस चीज की पेमेंट करनी पड़ी। तो हम यहां लिख देते हैं टू कैश अकाउंट। कितने का बिल था? 1,500 रुपए का। ठीक है, बस पॉइंट्स तो कंप्लीट हो गए। अब देखो आपने करना क्या है, अपने लॉस और गेन को निकालने से पहले चेक करो। स्टॉक और डेटर हो गए, यहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स ये लेकर चला गया। फर्नीचर बिल्डिंग का नाम तो नहीं है, लेकिन ये दोनों फिक्स्ड एसेट हैं, और यहाँ पे देखो फिक्स्ड एसेट की बात हुई है, इसका मतलब सारे एसेट्स तो रियलाइज हो गए। लाइबिलिटी की बात करो तो एक ही लाइबिलिटी थी क्रेडिटर नाम की, उसके अलावा और अदर लाइबिलिटीज बल्कि हम पे कर चुके हैं, तो हमारा काम हो गया है। अब बस हमें दोनों साइड का टोटल हमारा आ रहा है 1,81,100। इधर का भी यही लिखना है हमें। इस साइड का टोटल हमारा बड़ा आ रहा है क्योंकि इस साइड का टोटल हमारा आ रहा है 1,78,100, तो डिफरेंस आ रहा है 3,000 का। तो आप उसे लिखोगे बाय
लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स। देखो 3 पार्टनर है हमारे पास, कौन कौन, ए बी और सी, और तीनों इक्वल पार्टनर्स हैं। आपको 3000 का लॉस हुआ है तो कितना कितना बियर करेंगे ये, 1-1000। तीनों पार्टनर्स को 1-1000 का लॉस बियर करना पड़ा। ठीक है, खत्म हो गया रियलाइजेशन। अब बनाते हैं कैपिटल अकाउंट और कैश अकाउंट। ठीक है, बहुत आसान है, मेन काम रियलाइजेशन का था। सबसे पहले हम क्या करते हैं यहाँ पे, बाय बैलेंस बीडी। देखो कितना है, 40,000, 25,000 और 15,000। ठीक है, अब बताइए कि बैलेंस शीट में से क्या क्या चीज आप यहां पर लिखोगे। अब लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व है तो आप यहां पर बांट देंगे। देखो जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट लॉसेस रिजर्व्स थे वो सब आपने यहाँ पे बांटने आके, जैसे आप हर अकाउंट में बांटते आए हो। तो कितने का जनरल रिजर्व है, 12,000 का, इक्वली बटेगा 4-4,000। ठीक है, उसके बाद एसेट साइड में है क्या कुछ बांटने के लिए, लोन नहीं देखना, लोन को ना सर्कल करके रख लेना है लेकिन, कि हम भूल ना जाए लोन लिखना। ठीक है, उसके बाद आपने क्या करना है, जब आपने बैलेंस शीट का काम कर दिया कैपिटल अकाउंट बनाते टाइम, आप रियलाइजेशन अकाउंट में आपने जहां जहां कैपिटल अकाउंट का नाम लिखा है वो एंट्री देखो। पहले डेबिट साइड में जाओ, क्या डेबिट साइड में आपने कहीं किसी कैपिटल का नाम लिखा है, नहीं। क्रेडिट साइड में जाइए, लिखा है, किसका नाम लिखा है, किसका, ए का नाम लिखा है आपने। क्रेडिट साइड में लिखा है ना, तो यहाँ डेबिट साइड में लिखोगे, क्यों, क्योंकि वो हमारा एक एसेट लेकर चला गया है। ठीक है, ए लेकर गया था इन्वेस्टमेंट कितने की, 18,000 की। उसके अलावा भी है क्या कुछ, क्यों, बाय लॉस ऑन रियलाइजेशन ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट्स है ना, तो वो भी आप यहां लिखोगे टू रियलाइजेशन अकाउंट लॉस। 1-1000 के लॉस थे वो। देखिए अब हमें करना है इनको सेटल। आप मुझे बताओ कि क्या आप इनके बैलेंस निकालोगे। देखो निकालेंगे तो बैलेंस, लेकिन लिखेंगे नहीं। प्रीवियस चैप्टर्स में जब आप कैपिटल अकाउंट्स बना रहे थे तो आपने यहाँ पे टू बैलेंस सीडी लिख के छोड़ दिया था। टू बैलेंस सीडी नहीं लिखना अब यहाँ पे, आपने इनकी फाइनल सेटलमेंट करनी है। तो देखो पहले जरा डिफरेंस आ किधर रहा है भाई, देखो इधर है 44,000 और इधर है 19,000, तो ऑब्वियस सी बात है कि डिफरेंस इधर ही आ रहा है। तो इधर आपका 25,000 का बैलेंस बच रहा है, दैट मीन्स हम उनकी कैपिटल की पेमेंट कर देंगे। और देखो कहीं ना कहीं ये भी चीज हम बैलेंस करके निकाल रहे हैं, तो ब्रैकेट में बैलेंसिंग फिगर, और ये हमने किया क्या है, इनका फाइनल सेटलमेंट। ठीक है, कितने का आ गया यहाँ पे 25,000, 29 में से 1 गया यहाँ पर 28, 19 में से 1 गया 18। क्लियर। अब आ जाइए कैश अकाउंट पे। कैश अकाउंट और भी इजी। सबसे पहले क्या लिखेंगे, बैलेंस शीट में से बैलेंस, क्योंकि ये एसेट है तो डेबिट साइड में लिखोगे टू बैलेंस बीडी। बताइए कितना बैलेंस है आपके पास कैश का, 3,700। कितना बैलेंस है, खुशी, सिर्फ लिखने पे कॉन्सेंट्रेट मत करो, समझने पे कॉन्सेंट्रेट करो। टू बैलेंस बीडी कितना है हमारे पास, 3,700। देखो कैश अकाउंट को भी बनाने से पहले एक बार बैलेंस शीट में देख लो कि कोई चीज ऐसी तो नहीं है जो आपने कहीं भी नहीं लिखी अब तक। लोन टू ए, हमने ए को लोन दे रखा था तो वो हमें हमारा पैसा वापस करेगा। पैसा वापस करेगा तो आपके पास पैसा आएगा जाएगा, आएगा। इसका मतलब कैश अकाउंट बढ़ेगा, एसेट बढ़ रहा है, किस साइड बढ़ेगा, डेबिट साइड में। किसके नाम से, टू लोन टू ए। कितने का लोन है वो, कितने का लेना है, लेन नहीं लोन है, कितने का लोन है, हाँ 10,000 का आपका ये लोन था तो उसने आपको पेमेंट कर दी है। ठीक, अब आप रियलाइजेशन अकाउंट पे जाओ, फिर से चेक करो डेबिट साइड में आपने वहां पर कैश अकाउंट कितनी बार लिखा है, 2 बार। क्यों लिखा है आपने लाइबिलिटीज पे ऑफ करी है, दैट मीन्स आपका कैश कम हुआ है। किस साइड कम होना चाहिए, क्रेडिट साइड। और सीधी सी बात, उधर की डेबिट की एंट्री इधर कहाँ आएगी, उधर की डेबिट की एंट्री इधर कहाँ आएगी, क्रेडिट साइड में। ठीक है, हमने कितनी बार कैश लिखा है वहां पे, 2 बार, तो हम यहां पर भी 2 बार रियलाइजेशन अकाउंट लिख देते हैं। एक बार हमारा टोटल कितना था 50,900 और दूसरी बार 1,500। किस लिए था ये, हमने करी थी लाइबिलिटीज पेड ऑफ। ठीक, ऐसे ही उसके क्रेडिट साइड में चेक करो क्या कैश का नाम है, बिल्कुल है। क्यों है, आपने एसेट्स रियलाइज किए हैं। ठीक है,
तो अब यहां लिखेंगे टू रियलाइजेशन अकाउंट, ब्रैकेट में लिखोगे एसेट्स रियलाइज्ड। कितने के थे वो? 1,09,700। ठीक है, उसके बाद देखो इधर कैपिटल अकाउंट में कैश का नाम आया, यहां पे क्रॉस एंट्री ट्रांसफर करो, बाय एज कैपिटल अकाउंट, बाय बीज कैपिटल अकाउंट, बाय सीज कैपिटल अकाउंट, एज इट इज जितने भी बैलेंसेस आपके 25, 28, 18। अब आपने सारी एंट्रीज कर दी हैं। ठीक है, लास्ट में आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए, बिल्कुल जैसे आपकी बैलेंस शीट मैच होती है ऐसे आपका कैश अकाउंट मैच होना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो दैट मींस कहीं ना कहीं कुछ गड़बड़ है। ठीक है, तो इधर का टोटल भी आ रहा है 1,23,400 और इधर का टोटल भी आ रहा है 1,23,400। ठीक है, तो कैश अकाउंट हमारा मैच हो गया है। इसी के साथ डिसोल्यूशन के सारे कंसेप्ट कंप्लीट। रियलाइजेशन की एंट्रीज करनी है जरूर, और पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हमने बनाना सीख लिया, रियलाइजेशन अकाउंट बनाना भी सीख लिया, कैश और बैंक अकाउंट भी। ठीक है।